चलिए, तो कल की क्लासेस में हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था मनी मार्केट यानी कि मुद्रा बाजार। कल हम क्या पढ़ रहे थे? मुद्रा बाजार। मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी के प्रीलिम्स की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं फैक्चुअल नेचर के या कॉन्सेप्ट बेस्ड भी। उन कॉन्सेप्ट में सबसे पहला चीज जो आपको याद रखना है कि मुद्रा बाजार जो है वो शॉर्ट टर्म लोन के लिए होता है, यानी कि अल्प अवधि ऋण के लिए होता है, ठीक ना। इसके 5 भागीदार होते हैं, आरबीआई सरकार की तरफ से, दूसरा बैंक, तीसरे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, चौथे बड़े बड़े जो है वो औद्योगिक घराने, और 5वें नंबर पर कौन आते हैं? 5वें नंबर पर आते हैं आम निवेशक, यानी कि कौन है? ये 5 जो है वो इसके भागीदार हैं। इन 5 भागीदारों में आपस में पैसों का लेन देन ऋण के रूप में होता है मुद्रा बाजार के माध्यम से। यहां तक याद रखना है। इसके बाद हमने देखा था कि बाजार के कुछ उपकरण थे। इनमें सबसे पहला उपकरण था सरकारी प्रतिभूतियां बिल के रूप में। सरकारी प्रतिभूतियां बिल के रूप में। बिल के रूप में सरकारी प्रतिभूतियां यानी कि क्या है कि 1 साल की अवधि तक का सरकार को यदि लोन की आवश्यकता होती है, तक की यदि कर्ज की आवश्यकता होती है, तो आरबीआई सरकार के बिहाफ पर क्या करती है? बिल जारी करती है। हमने कल डिटेल में पढ़ा था ये 2 प्रारूप में हो सकते हैं। पहले तो जिनको हम कहते हैं सामान्य बिल, और दूसरे को कहा जाता है ट्रेजरी बिल। हमने देखा था कि सामान्य बिल क्या होते हैं? सामान्य बिल पर एक फेस वैल्यू यानी कि एक जो है उस पर मूल्य जो होता है वो मुद्रित होता है। उसके नीचे क्या होता है? उसी में कूपन रेट होता है। जब भी हम अर्थव्यवस्था की अर्थशास्त्र में जब भी हम कूपन की बात करते हैं ना, तो कूपन का मतलब होता है ब्याज। इस टर्म को याद रखिएगा, ठीक ना। अर्थव्यवस्था में जहां भी आपको कूपन टर्म दिखे ना, तो वहां पर उसका अर्थ होता है ब्याज। तो यानी कि क्या होता है? इस पर एक फेस वैल्यू होता है, यानी कि एक मुद्रित मूल्य होता है। ब्याज की दर लिखी हुई होगी, और क्या लिखा होगा इसमें? लिखा होगा ब्याज की दर के साथ साथ कि परिपक्वता की अवधि क्या है, ठीक ना। और नीचे जो है वो वादा या सरकार का जो भी सरकार की तरफ से जो है वो उसमें एक आश्वासन होगा, जिसके बेसिस पर क्या होता है? ये सामान्य बिल के माध्यम से सरकार जो है वो सरकार के लिए आरबीआई क्या करती है? कर्ज जुटाती है। दूसरी तरफ हमने देखा था ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या था? हमने आपको बताया था कि ट्रेजरी बिल पर कूपन रेट नहीं होता है, ठीक ना। ट्रेजरी बिल क्या होते हैं? ये मुद्रित मूल्य से डिस्काउंट पर बेचे जाते हैं और फिर इनको मुद्रित मूल्य पर वापस खरीद लिया जाता है, ठीक ना। यानी कि जब आरबीआई को पैसों की जरूरत है तो वो क्या करेगी कि 100 रुपया फेस वैल्यू वाले ट्रेजरी बिल को 90 रुपए में बेच देगी हमें, ठीक ना। हमसे उसे 90 रुपया मिला, लेकिन जब बाद में परिपक्वता की अवधि पूरी और जब वो हमें वापस करेगी, पैसे जब वापस करने की बारी आएगी, तो वो हमें 100 रुपए देगी और तब अपना जो है वो बिल ले लेगी। बात समझ में आया? तो ये था ट्रेजरी बिल का कॉन्सेप्ट, ये हमने कल डिटेल में समझ लिया था। इसके बाद हम पढ़ने चले थे, हमने क्या देखा था? इसके बाद हमने देखा था सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी कि जमा प्रमाण पत्र। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हमने देखा था कि इसको एक यंत्र के रूप में या एक उपकरण के रूप में आरबीआई ने 1989 में अनुमति दी, लेकिन मैंने आपको बताया था, लेकिन भूल के भी ये गलती नहीं कीजिएगा क्या कि आरबीआई इसका प्रयोग करती है। क्यों? क्योंकि आरबीआई इसका प्रयोग नहीं करती है। आरबीआई तो
ट्रेजरी बिल और सामान्य प्रतिभूतियों का प्रयोग करती है। आरबीआई ने अनुमति दी, आपको पता है ना, बैंकिंग वाले चैप्टर में मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि भारत में आरबीआई जो है वो बैंकों का नियंत्रक है, ठीक ना। तो आरबीआई ने परमिशन दिया बैंकों को कि यदि तुम्हें शॉर्ट टर्म में लोन की आवश्यकता है तो तुम क्या कर सकते हो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के माध्यम से कर्ज की प्राप्ति कर सकते हो, ठीक ना। मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, ये 5 लाख के जो है वो गुणज में वो निकाले जाते हैं, 5 लाख के मल्टीपल में, यानी कि मिनिमम 5 लाख, 5 लाख और उसके आगे गुणज में, यानी कि 5, 10, 15 वगैरह। हमने ये भी देखा था कि इनकी परिपक्वता की अवधि इनकी परिपक्वता की अवधि 7 दिन से लेकर 1 साल तक की हो सकती है, ठीक, 7 दिन से लेकर 1 साल तक की हो सकती है। तो ये हमने देखा था सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में। हमने बताया था आपको कि ये पूरा जो मुद्रा बाजार है ना, यहाँ पर जो कर्ज का लेन देन होता है इसमें किसी भी चीज को गिरवी नहीं रखा जाता है। ये पूरा लेन देन जो होता है वो साख पर आधारित होता है एवं मुद्रा की बाजार में आपूर्ति कितनी है इस पर आधारित होता है। यदि साख अच्छी है तो सस्ती दरों पर ऋण मिल जाता है, ठीक ना। यदि साख खराब है तो हो सकता है ऋण मिले भी ना, और ये भी हो सकता है कि यदि ऋण मिले तो काफी उच्च दरों पर मिले। यदि मुद्रा की आपूर्ति ठीक ठाक है बाजार में तो सस्ती दरों पर ऋण मिल जाएगा। यदि मुद्रा की आपूर्ति तरलता जो है वो बाजार में कम है तो ऋण मिलना मुश्किल हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई, ये भी हमने कल देख लिया था। तो अब हम बढ़ते हैं अगले उपकरण की तरफ, जो कि क्या है, जो कि है वाणिज्यिक पत्र। इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कमर्शियल पेपर। वाणिज्यिक प्रपत्र, कमर्शियल पेपर। क्या है कमर्शियल पेपर, जरा बात को समझिएगा। आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि पूरा का पूरा मुद्रा बाजार जो है वो आरबीआई के नियंत्रण में आता है। तो आरबीआई ने 1990 में एक उपकरण के रूप में इसे क्या किया, अलाउ किया। 1990, उसके 1 साल बाद, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के 1 साल बाद आरबीआई ने इसकी भी अनुमति दे दी। फिर से कंफ्यूज नहीं होना है, इसका प्रयोग आरबीआई नहीं करती है। आरबीआई कौन से उपकरण का प्रयोग करती है, सामान्य प्रतिभूतियां और ट्रेजरी बिल का, ठीक ना। तो कमर्शियल पेपर, ठीक, कमर्शियल पेपर आरबीआई ने इसकी अनुमति दे दी। अब जरा समझते हैं कि फिर इसका सर उपयोगकर्ता कौन है। तो इसका उपयोग करते हैं कौन, जो बड़े औद्योगिक निगम है, औद्योगिक संस्थान है। अब कल जो 5 भागीदार बताए थे उसमें से एक भागीदार के रूप में बताया था ना औद्योगिक निगम, औद्योगिक संस्थान। इसका प्रयोग कौन करते हैं, औद्योगिक निगम, बड़े बड़े जो औद्योगिक निगम होते हैं। मान के चलिए क्या हुआ कि किसी औद्योगिक निगम को अपने तत्काल खर्चों के लिए पैसों की आवश्यकता हो गई। जैसे मान के चलिए मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का मालिक, ठीक ना, तो थोड़ा सा बड़ा, ठीक ना। अरे मान लीजिए 1 सेकेंड के लिए मुकेश अंबानी में ही हूं, ठीक ना, मानने में क्या जा रहा है। तो मान के चलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का मालिक मैं हूं और मुझे जो है वो अपने शॉर्ट टर्म खर्चों को पूरा करने के लिए पैसों की आवश्यकता है, ठीक ना। अपने शॉर्ट टर्म खर्चों को पूरा करने के लिए, मतलब कंपनी के शॉर्ट टर्म खर्चों को पूरा करने के लिए पैसों की आवश्यकता है। तो इसके लिए मेरे पास और भी कई सारे उपकरण हैं, लेकिन एक उपकरण मेरे पास ये भी है कि मैं वाणिज्यिक प्रपत्र के माध्यम से, वाणिज्यिक प्रपत्र के माध्यम से क्या कर सकता हूं, अल्पावधिक ऋण प्राप्त कर सकता हूं। से अल्पावधि ऋण, तो
तो ना वाणिज्यिक प्रपत्र से मैं अल्पावधिक ऋण प्राप्त कर सकता हूं। जरा बात को समझिएगा, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और इसमें। जैसे कि जब हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पढ़ रहे थे तो उस टाइम हमने क्या देखा था कि 7 दिन से लेकर 1 साल तक। यहां पर है कि मिनिमम 15 दिन का होना चाहिए और मैक्सिमम 1 साल तक का होना चाहिए परिपक्वता की अवधि। बात को ध्यान से समझिए, ये फैक्ट के रूप में पूछे जा सकते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की परिपक्वता अवधि कब से कब तक की हो सकती है, 7 दिन से लेकर 1 साल तक की। लेकिन कमर्शियल पेपर यानी कि वाणिज्यिक प्रपत्र की परिपक्वता की अवधि कब से कब तक की होती है, 15 दिन से लेकर 1 साल तक की। 7 दिन एक्स्ट्रा है इसमें, ठीक ना। तो ये बात समझ में आया। इसके अलावा लाइक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जमा प्रमाण पत्र के ही तरह यहां भी जो है वो मिनिमम लोन 5 लाख का होगा और उसके आगे उसके गुणज के रूप में, उसके आगे उसके गुणज के रूप में, उसके मल्टीपल के रूप में जो है वो आगे जारी किए जाएंगे, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो अब जरा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं कि वाणिज्यिक प्रपत्र के माध्यम से केवल वही कंपनी पैसा उठा सकती है जिसका निवल मूल्य, जिसका निवल मूल्य, निवल मूल्य का मतलब होता है नेट वैल्यू, नेट वैल्यू कितना हो, जिसका नेट वैल्यू 100 करोड़ हो, केवल वही प्राप्त कर सकते हैं वाणिज्यिक प्रपत्र के माध्यम से पैसा। याद कीजिए कल की क्लास में मैंने क्या बोला था, मैंने जब भागीदार बता रहा था तो मैंने बताया था क्या कि मुद्रा बाजार में भागीदार वो कंपनियां बन सकती हैं जिनका मूल्य, निवल मूल्य 4 करोड़ से अधिक हो। भागीदार बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है, 4 करोड़ से अधिक। और पैसा प्राप्त कर पाने के लिए क्या क्राइटेरिया है, 100 करोड़ से अधिक। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि तो सर दोनों में अंतर क्या हुआ, ये भी तो जरा बता दीजिए। अंतर ये हुआ कि जब मैं भागीदार की बात कर रहा हूं तो भागीदार तो वो भी है ना जो कर्ज नहीं प्राप्त कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसके माध्यम से निवेश कर रहा है, किसी और को कर्ज दे रहा है और कर्ज देकर ब्याज कमा रहा है। जैसे कि मैंने कल के एग्जांपल में आपको बताया था कि आम निवेशक, मेरे आपके जैसे निवेशक हैं, वो मुद्रा बाजार से कर्ज प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हम केवल कर्ज दे सकते हैं। बात समझ में आया, तो हम भागीदार हैं। बात समझ में आया। तो सिमिलरली यदि निवल मूल्य 4 करोड़ प्लस है तो वो भागीदार है, यानी कि वो कर्ज दे सकता है। लेकिन यदि कर्ज प्राप्त करना है तो ये वाला क्राइटेरिया है, तब आपका निवल मूल्य जो है वो कितना होना चाहिए, 100 करोड़ प्लस होना चाहिए। अब दोनों में अंतर समझ में आया। भागीदार बनने का मतलब होता है आप चाहे दे रहे हो चाहे ले रहे हो कर्ज। यहां तक बात समझ में आई। तो कर्ज देने के लिए, यदि कर्ज देना चाहता है कोई भागीदार बनके, कोई कंपनी जिसके पास सरप्लस पैसा हो, कैश फ्लो एक्स्ट्रा हो, तो वो देना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पार्टिसिपेंट तब भी है। 4 करोड़ से प्लस उसका जो है वो निवल मूल्य होना चाहिए। लेकिन यदि कर्ज लेना है तब तो कितना होना चाहिए आपका नेट वैल्यू, आपका नेट वैल्यू होना चाहिए 100 करोड़ प्लस। अब दोनों में अंतर क्लियर हो गया, ठीक। अब जरा आगे बढ़ते हैं। यदि मान के चलिए कि किसी कंपनी को एक वित्तीय वर्ष में 1000 करोड़ या उससे अधिक जो है वो धनराशि जमा मतलब जुटानी है। बट ऑब्वियस है कि यहां पर तो क्या बोलते हैं, जब हम बात कर रहे हैं कि 1 साल की, यानी कि 1 साल में, साल भर में साल भर से ज्यादा अच्छा रहेगा, एक वित्तीय वर्ष लिखिए। यदि एक वित्तीय वर्ष में किसी कंपनी को 1000 करोड़ से अधिक पैसा जुटाना है, 1000 करोड़ से अधिक पैसा जुटाना है, तो क्या करना होगा, इस कंपनी को 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अपने आप को रेटिंग दिलवानी होगी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ठीक ना।
ये बिल्कुल वैसा ही है। अब देखिए 100 करोड़ तक ठीक था, मतलब 1000 करोड़ से अगर आपको कम चाहिए तो ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका निवल मूल्य ही आपका नेट एसेट वैल्यू, आपको बता चुका हूं ना, नेट निवल मूल्य का मतलब होता है एसेट माइनस लायबिलिटी, एसेट माइनस लायबिलिटी, यानी कि संपत्ति में से जब देयता को घटा देते हैं तो क्या मिलता है हमें? उसका निवल मूल्य मिलता है। तो आरबीआई ने क्या कह रखा है कि यदि 100 करोड़ से ज्यादा तुम्हारा निवल मूल्य है तो तुम 900 मतलब 1000 करोड़ से कम यानी कि 999 करोड़ तक पैसा जो है वो एक साल में रेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना? क्यों? क्योंकि मान के चलो अगर भागोगे उगोगे तो फिर हम लोग रिकवर कर सकते हैं, तो मतलब निगरानी तो वैसे भी होती है, तो ठीक है। लेकिन यदि तुम 1000 करोड़ से ज्यादा पैसा प्राप्त करना चाह रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि तुम बहुत ज्यादा पैसा उठा रहे हो, तुम्हारा निवल मूल्य कम है और तुम उससे बहुत ज्यादा पैसा उठा रहे हो। यहां तक बात समझ में आई? तो इसमें आरबीआई ने क्या कंडीशन बना रखा है कि आपको 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अपनी रेटिंग करवानी होगी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं? जो रेट करती है, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, ऐसे ऐसे करके वो क्या करती है? रेटिंग देती है, ठीक ना? ये आम बोलचाल की भाषा में है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जो है ना वो रेटिंग देती है AAA, ठीक ना, या A++, ऐसे ऐसे होता है, ठीक ना, AA, फिर A, ठीक ना, इस तरह से होता है, A++, A+, फिर उसके बाद हो जाएगा BBB, फिर BB, फिर उसके बाद B, फिर उसके बाद CCC, CC, इस तरह से जो है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है वो रेटिंग देती हैं अलग अलग कंपनियों को। अब सिंपल सी बात है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं क्या कि मुद्रा बाजार में जो कर्ज मिलता है वो साख पर मिलता है, कर्ज साख पर मिलता है, कुछ गिरवी थोड़ी रखा जाता। अब जरा सोच के देखिए कि यदि उस कंपनी ने अपनी क्रेडिट रेटिंग से रेटिंग करवाई और अगर उसकी रेटिंग जो है वो AAA आई, यानी कि बहुत अच्छी है, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा? इसको सस्ते दर पर ब्याज मिल जाएगा। मान के चलिए उसने क्रेडिट रेटिंग से रेटिंग करवाई और क्रेडिट रेटिंग ने उसको रेट किया कितना? CCC। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ऐसी होती हैं जो अध्ययन करती हैं उसके बिजनेस का कि इतना पैसा ये ले तो रही है, चुका पाएगी कि नहीं, इसका बिजनेस प्रोस्पेक्ट क्या है, कस्टमर्स में इनकी क्या कैसी मांग है, इन सब चीजों का अध्ययन करके वो अलग अलग रेटिंग अलग अलग कंपनीज को रेट करती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में जस्ट अगला चैप्टर आज ही हम लोग घुस जाएंगे, कैपिटल मार्केट, जब हम लोग पूंजी बाजार, शेयर बाजार पढ़ रहे होंगे ना, उस टाइम डिटेल में बताऊंगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती है। यहां तक बात समझ में आई? तो अगर मान के चलिए उसको CCC रेटिंग दे दिया तो फिर क्या होगा कि उसका ब्याज दर बढ़ जाएगा, यानी कि महंगे दर पर उसको ब्याज मिलेगा। सिंपल सी बात है, AAA का मतलब ये है कि उसमें रिस्क कम है, तो आपको पता ही है, ठीक ना, उसमें रिस्क कम है, तो रिस्क यदि कम है तो कूपन रेट भी कम होगा। शेयर मार्केट में क्या कहा जाता है कि रिस्क है तो इश्क नहीं है, रिस्क है तो रिवॉर्ड है, ठीक ना, जितना ज्यादा रिस्क होता है रिवॉर्ड उतना ज्यादा होता है, रिस्क ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिवॉर्ड, ठीक ना, अर्थव्यवस्था में ये देखने को मिलता है। तो सिंपल सी बात है, अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने किसी कंपनी की रेटिंग को CCC+ मतलब CCC कर रखा है और वो अगर पैसा जुटाना चाहती है तो बट ऑब्वियस है कि कोई निवेशक उस कंपनी में तभी निवेश करना चाहेगा जब वो ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो ऑफर कर रही है। कम इंटरेस्ट पर कोई क्यों उसमें रिस्क लेना चाहेगा? अगर कम ही इंटरेस्ट कमाना है तो फिर स्टेबल कंपनी में लगाओ जिसकी रेटिंग AAA है। यहां तक बात समझ में आ रही? तो ऐसे जो है वो क्या करती हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, इनको रेट करती है। तो मैं क्या बोल रहा था? मैं आपको बोल रहा था कि यदि किसी कंपनी को एक वित्तीय वर्ष में 1000 करोड़ से ज्यादा जुटाना है तो उसको 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, 2 क्रेडिट रेटिंग कंपनियों से अपने आप को रेट करवाना होगा, 2 क्रेडिट रेटिंग कंपनियों से अपने आप को रेट कराना होगा। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक ना? और इन दोनों में से जिसकी रेटिंग कम होगी वो माना जाएगा,
मान के चलिए दो कंपनी, जैसे कि विदेशी स्तर पर आप लोग सुनते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का नाम सुनते हैं ना, जैसे कि क्या होता है मूडीज हो गया, जैसे कि S&P हो गया, जैसे कि फिच हो गया, ये सब है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इंडिया के लेवल पर भी आपको कई सारी देखने को मिलेंगी, जैसे क्रिसिल सुना होगा आपने, इकरा सुना होगा, ये सब जो है अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। अब मान के चलिए क्या हुआ, इस कंपनी को फिर से मेरे को ही जो है वो मोटा भाई समझ लीजिए मुकेश अंबानी, मान के चलिए मुझे जो है वो एक साल में 1000 करोड़ से ज्यादा मुद्रा बाजार से उठाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्या करवाऊंगा, रेटिंग करवाऊंगा। अब मान के चलिए दोनों अपनी अपनी स्टडी करेगी, एक ने मुझे दिया मान के चलिए AA और एक ने मुझे दे दिया BBB, ये रेटिंग दे दी। अब क्या कह रहे हैं हम, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इन दोनों में से जिसकी रेटिंग कम होगी, यानी कि मेरी क्रेडिट रेटिंग कौन सी मानी जाएगी, BBB। दोनों में से कौन सा कम है, ये वाला कम है, नीचे वाला, तो जो नीचे वाला है ना वो मान्य होगा। यहां तक बात समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है ना। तो ये है किससे संबंधित पूरा चक्र, वाणिज्यिक प्रपत्र से संबंधित, कमर्शियल पेपर से संबंधित। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि इवन कमर्शियल पेपर्स, वाणिज्यिक प्रपत्र भी दोनों तरीके से जारी किए जा सकते हैं। किन तरीकों से, पहला तरीका क्या कि इस पर फेस वैल्यू हो, मुद्रित मूल्य जो कि 5 लाख से कम हो नहीं सकता है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं 5 लाख और 5 लाख के गुणज के रूप में। दूसरा क्या होगी, परिपक्वता की अवधि यानी कि मैच्योरिटी पीरियड, वो भी आपको मैं बता चुका हूं कितना, 15 दिन से लेकर 1 साल, ठीक ना। और क्या होगा, इसके ऊपर एक कूपन रेट होगा, यानी कि ब्याज की दर होगी। ब्याज की दर मेंशन्ड होगी, फला परसेंट की मेंशन्ड होगी। इसका क्या मतलब है कि अभी मान के चलिए यदि रिलायंस को पैसा चाहिए तो वो क्या करेगी, ये वाणिज्यिक पत्र हमें दे देगी। ये वाणिज्यिक प्रपत्र अगर मैं आपको देना चाह रहा हूं तो मैं आपको दे दूंगा, आपसे मुझे क्या मिल जाएगा, 5 लाख रुपया मिल जाएगा। और मान के चलिए क्या है, ये 1 साल की अवधि के लिए था और इस पर मान के चलिए मैंने आपको प्लेज कर रखा था कि मैं 8% आपको ब्याज दूंगा। तो 1 साल जब वो पूरा होगा तो मैं आपका 5 लाख भी आपको वापस करूंगा और उस पर 8% ब्याज भी अलग से दूंगा। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। ये तो हो गया सामान्य तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि इनको डिस्काउंट पर भी बेचा जा सकता है, यानी कि क्या है, मैं मुकेश अंबानी आपको क्या बोल दूं, आपको ये बोल दूं कि वैसे तो इस पर मुद्रित मूल्य है 5 लाख रुपया, लेकिन ऐसा करो तो मुझे 4.5 लाख रुपया दे दो, 4.5 लाख दे दो और ले जाओ ये प्रपत्र। 1 साल बाद जब ये इसका टाइम पीरियड ओवर हो जाएगा ना, जब ये परिपक्व हो जाएगा तो लाके मुझे वापस करना, मैं तुम्हें 5 लाख रुपया दे दूंगा। तो दोनों तरीके हो सकते हैं, इसको भी डिस्काउंट पर भी बेचा जा सकता है और इनको क्या बोला जा सकता है, इनको डिस्काउंट पर भी बेचा जा सकता है और साथ ही साथ इनको नॉर्मल कूपन रेट के रूप में भी बेचा जा सकता है। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक ना। तो ये था हमारा कमर्शियल पेपर से संबंधित पॉइंट। कमर्शियल पेपर के बाद जरा बात को समझिएगा, यहां पर क्या है, अब हम जरा देखने की कोशिश करते हैं। भारत में मुख्यतः यही 3 उपकरण है, ठीक ना, भारत में मुख्यतः यही 3 उपकरण है। ये 3 उपकरण प्रयोग में आते हैं। हमारे आपके जैसे निवेशक जो है ना, वो मनी मार्केट टूल्स के माध्यम से, मुद्रा बाजार के उपकरणों के माध्यम से डायरेक्ट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब तो डायरेक्ट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, आपको बताया था मैंने, RDG खाते के माध्यम से, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट, RBI ने अलाउ कर दिया है, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट। इस खाते से क्या किया, इस खाते के माध्यम से क्या किया जा सकता है, सीधे निवेश किया जा सकता है। और बाकी दूसरा तरीका क्या होता है हमारे आपके जैसे निवेशकों के पास, कि हम म्यूचुअल फंड के माध्यम से क्या करते हैं, इनमें निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड बहुत डिटेल में बताऊंगा, परेशान बिल्कुल नहीं होइए। अभी जब शेयर मार्केट वाले चैप्टर में जाएंगे ना, तब उस टाइम म्यूचुअल फंड जब पढ़ाऊंगा तब डिटेल में बताऊंगा।
म्यूचुअल फंड के माध्यम से क्या निवेश करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है और नहीं हमारे पास 5 लाख रुपया है कि हम जो है वो वाणिज्यिक प्रपत्र खरीद सके, एक बार में ही निवेश कर सके। तो हम क्या करते हैं, कई सारे अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं, ये क्या करती हैं, थोक में पैसा, इनके पास अलग अलग लोगों से इन्होंने पैसा जुटा रखा होता है, तो इनके पास एक बहुत बड़ा कॉर्पस होता है, तो हम पैसा दे देते हैं इनको और ये क्या करते हैं, ये हमारे बिहाफ पर जाकर क्या करते हैं, इन बड़ी बड़ी कंपनियों में या सरकारी प्रतिभूतियों में या बैंकों के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में निवेश करते हैं। बैंकों के मतलब ये तीनों चीजों में कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी, सीओडी यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में और कमर्शियल पेपर में, तीनों में ये निवेश करते हैं। तो यहां पर हमारा जो निवेश है वो कैसे हो गया, वो हो गया इनडायरेक्टली, ठीक ना। तो मनी मार्केट के टूल्स ये होते हैं। अब जरा खुद आप सोच के मुझे बताइए, हमने देखे 3 उपकरण, कौन कौन से थे? सबसे पहले सरकारी प्रतिभूति, दूसरा हमने देखा जमा प्रमाण पत्र, और तीसरा हमने देखा वाणिज्यिक पत्र। आप खुद अब सोच के बताइए कि इन तीनों में से सबसे कम रिस्क किस में है? बट ऑब्वियस है सरकारी प्रतिभूतियां, लोएस्ट रिस्क, सबसे कम रिस्क, कम जोखिम। क्यों? क्योंकि यहां बैकिंग कौन कर रही है? सरकार। तो सरकार कहां भाग के जाएगी, ठीक ना। मान के चलिए ऐसा थोड़ी है क्या कि सरकार जो है वो कर्ज लेकर भाग गई, कहां भाग के जाएगी, एक सरकार नहीं तो अगली सरकार देगी, ठीक ना। तो सबसे कम जोखिम यहाँ है। ऐसा नहीं है क्या कि जोखिम नहीं होता है, जोखिम होता है, टाइम पर नहीं दे पाई बाद में, या फिर मान के चलिए कई बार जो है वो वेव ऑफ करना सब है, लेकिन सबसे इन तीनों में सबसे कम जोखिम जो है वो सरकारी प्रतिभूतियों में है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जोखिम जो है वो किसमें है? जमा प्रमाण पत्र में, मध्यम जोखिम, और वाणिज्यिक प्रपत्र में सबसे ज्यादा जोखिम, ठीक ना। तो यदि यानी हम ये क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि नीचे बढ़ने पर क्या हो रहा है, जोखिम बढ़ता जा रहा है। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं क्या है, रिस्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिवॉर्ड। रिस्क है तो रिवॉर्ड है, रिस्क नहीं है, ठीक ना, रिस्क है तो रिवॉर्ड है। तो यानी कि जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते हैं इसमें हमारा रिवॉर्ड भी बढ़ता चला जाता है। यही कारण है कि सरकारी प्रतिभूतियों पर कूपन रेट या फिर जो है वो लाभ कम होता है, इन पर लाभ ज्यादा होता है। और इन पर मध्यम लाभ होता है। अब जरा खुद सोच के देखिए ना, हमें पहले से पता है कि वाणिज्यिक पत्र जो है उनमें जोखिम ज्यादा है। अब जरा सोच के देखिए कि यदि वाणिज्यिक पत्र भी हमें उतना ही कूपन रेट या उतना ही इंटरेस्ट रेट जो है वो ऑफर कर रहा है जितना सरकारी प्रतिभूतियों में है, तो हम क्या मूर्ख हैं जो हम जो है वो वाणिज्यिक प्रपत्र में पैसा लगाएंगे? हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अगर सेम इंटरेस्ट या सेम फायदा मुझे कम रिस्क से मिल जा रहा है तो मैं ज्यादा रिस्क क्यों लूं? अब जरा खुद सोच के बताइए, बात समझ में आया? तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि इन तीनों में सबसे ज्यादा रिस्कियर कौन सा है? यदि आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा जोखिम किसमें है, तो वाणिज्यिक प्रपत्र में। आपसे यदि पूछ ले कि सबसे कम रिवॉर्ड किसमें है, सबसे कम लाभ किसमें है, तो किसमें है? सरकारी प्रतिभूतियों में। ये चक्र भी अब आपको समझ में आ गया। आगे इस चीज का हम लोग बार बार यूज करेंगे पूरे सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का, ठीक ना। जनरली ऐसा कंसिडर किया जाता है कि अगर ज्यादा रिवॉर्ड चाहिए तो रिस्क ज्यादा लेना पड़ेगा, ठीक ना। अगर रिवॉर्ड कम चाहिए तो आप कम रिस्क में ही भी काम चला सकते हैं। बात समझ में आया? अब इसका ये मतलब नहीं है क्या कि रिस्क ज्यादा लिया तो रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा ज्यादा, ये जरूरी नहीं होता है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, ठीक। अब ऐसा थोड़ी है क्या कि आप जो है वो बुर्ज खलीफा पर चढ़ गए और बोल रहे हैं क्या कि सर मैं रिस्क ले रहा हूं, मैं कूद रहा हूं तो रिवॉर्ड मिल जाएगा, जरूरी थोड़ी है। तो रिस्क लेने की क्षमता और मूर्खता में अंतर होता है, ठीक ना। तो मूर्खता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जनरली ऐसा माना जाता है कि हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। यहां तक क्लियर है? तो ये थे मुद्रा बाजार से संबंधित उपकरण, ठीक ना। अब मुद्रा के संदर्भ में ही थोड़ी सी और बात को समझिएगा। मुद्रा
मुद्रा मुद्रा का वेग, मुद्रा की गति, ठीक ना, मुद्रा की गति या मुद्रा का वेग। क्या होता है मुद्रा की गति का मतलब? मुद्रा की गति का सिंपल सा मतलब या मुद्रा के वेग का सिंपल सा मतलब होता है कि कितनी तेजी से किस गति से मुद्रा एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रेवल कर रही है। किस गति से मुद्रा जो है वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जा आ रही है, इसी को क्या कहा जाता है? मुद्रा की गति, ठीक ना। जरा एग्जांपल के साथ समझिएगा इस बात को। जिस गति से मुद्रा एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रेवल करती है उसी को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मुद्रा की गति। अब जरा बात को समझिएगा, यदि मान के चलिए मैंने पैसा कमाया, लेकिन अगर वो पैसा मेरे ही पास पड़ा हुआ है, अगर वो पैसा मेरे ही पास पड़ा हुआ है, मेरे बैंक अकाउंट में ही पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो मुद्रा मूव नहीं कर रहा है। यदि मैं उसको खर्च कर रहा हूं, फिर पैसा आ रहा है, ठीक ना, तो जितनी तेजी से एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है ना, उसको क्या कहते हैं? मुद्रा की गति। यदि अर्थव्यवस्था में समृद्धि सुनिश्चित करना है तो इसके लिए क्या माना जाता है कि मुद्रा की गति का अधिक होना आवश्यक है। समृद्धि हेतु मुद्रा की गति का होना आवश्यक है। गति का होना आवश्यक है। जरा बात को समझिएगा, मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं बताना चाह रहा हूं कि यदि अर्थव्यवस्था में पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में जल्दी जल्दी ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था में खरीद बिक्री खूब सारी हो रही है। अब जरा सोच के देखिए कि मैंने पैसा कमाया, मैं उससे कुछ खरीद रहा हूं, फिर क्या हुआ? जिस दुकानदार को मैंने दिया वो होलसेलर से खरीद रहा है, होलसेलर किसी और से खरीद रहा है, प्रोड्यूसर के पास जा रहा है, प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल के लिए खरीद रहा है, यानी कि मुद्रा तेजी से गति कर रही है। मेरे हाथ से दुकानदार के हाथ में, दुकानदार के हाथ से होलसेलर के हाथ में, होलसेलर से प्रोड्यूसर के हाथ में, प्रोड्यूसर से रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर के हाथ में। तो यदि मुद्रा में तेजी से गति हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो रहा है और देश की जीडीपी में बढ़ोतरी हो रही है। ये पॉइंट समझ में आया? वहीं यदि पैसा जो है वो रुका हुआ है एक जगह, जैसे मैंने पैसा कमाया और मैंने क्या किया, उसको गगरी में भर के मिट्टी के अंदर गाड़ दिया। बात समझ में आया? मैंने पैसा को सोना में कन्वर्ट किया और गगरी में कन्वर्ट करके उसको क्या कर दिया? मिट्टी के अंदर डाल दिया। अब जरा ये सोच के देखिए, ये पैसा जो है ये अर्थव्यवस्था में अब गति नहीं कर रहा है, ये तो रुक गया ना, इसको स्टैग्नेंट हो गया। बात समझ में आया? तो यदि ये मुद्रा में, ये मुद्रा जो है यदि अर्थव्यवस्था में नहीं जाएगा और ये अगर गति नहीं करेगा, तो यानी कि ये मुद्रा पूरी अर्थव्यवस्था से ही बाहर है। और ये अगर अर्थव्यवस्था से बाहर है तो क्या है? ये अर्थव्यवस्था की समृद्धि में अपनी भागीदारी नहीं सुनिश्चित कर पा रहा है, ठीक ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये समृद्धि का पैमाना है कि मुद्रा जो है वो एक हाथ से दूसरे हाथ में तेजी से लेन देन हो, तेजी से जो है वो गति करे। यहां तक बात समझ में आ गई? इसी को क्या कहते हैं? मुद्रा का वेग। इसी से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्पना है, जो क्या है? वो है मुद्रा गुणक का। यूपीएससी पिछले 5 साल में 3 बार ये प्रश्न पूछ चुकी है और बहुत सिंपल क्वेश्चन, मुद्रा गुणक। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मनी मल्टीप्लायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जरा बात को समझिएगा, मुद्रा गुणक का मतलब क्या होता है? मुद्रा गुणक को जो है वो सामान्यतः बैंकों में आई धनराशि के रूप में इंगित किया जाता है कि बैंकों में आई धनराशि
बैंकों में आई धनराशि के रूप में इसे इंगित किया जाता है। जरा देखिए, गुणक का मतलब मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर का मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई होते जाना। जरा कैसे मल्टीप्लाई होता है, एक बार जरा उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। मान के चलिए मैंने एक महीने का मान के चलिए 1 लाख रुपए कमाया, ठीक है, 1 लाख, ठीक, सैलरी बता नहीं रहा हूं, बस एग्जांपल के रूप में है कि मान के चलिए मैंने 1 लाख रुपए जो है वो कमाया। अब जरा सोच के देखिए, मैंने क्या किया, ये 1 लाख रुपए जो है वो अपने बैंक खाते में डाला। बैंक खाते में मैंने कितना डाला, 1 लाख रुपया डाला, ठीक है। अब जरा सोच के देखिए, इस पर बैंक जो है वो मुझे कितना दे रही है, 4% ब्याज, यदि वो सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है तो। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब आगे देखिए, बैंक ने क्या किया, इस 1 लाख रुपए को कर्ज के रूप में दे दिया किसी दूसरे को। 1 लाख का कर्ज किसी व्यवसायी को, किसी व्यापारी को, किसी को भी आवश्यकता थी, उसको 1 लाख रुपया कर्ज में दे दिया। बैंक इससे चार्ज कर रही है 12%। बस रफ एग्जांपल मान रहा हूं। अब जरा सोच के देखिए, इसने जिसने 1 लाख रुपया कर्ज प्राप्त किया, ये पूरा का पूरा 1 लाख रुपया उसी दिन प्रयोग तो नहीं कर देगा, ये जो है वो उस पैसे को कुछ समय के लिए तो अपने बैंक अकाउंट में रखेगा ही। तो मान के चलिए इसने 50,000 रुपया इंस्टेंटली यूज कर लिया और 50,000 रुपया इसने क्या किया, बैंक में रख दिया। 50,000 रुपया बैंक में रख दिया, ठीक ना। तो इस 50,000 पर इसको फिर कितना मिल रहा है, वही 3-4% मिल रहा है ब्याज। 4% मिल रहा है। इसी 50,000 को क्या करेगा बैंक, ये जो 50,000 बैंक में पड़ा हुआ है, इस 50,000 को उठाकर वो फिर से किसी और को लोन में रूप दे सकता है, यानी कि 50,000 का वो लोन आगे फिर दे सकता है। इस पर 12% वो फिर कमा रहा है। बात समझ में आया? शॉर्ट टर्म के लिए देगा, मतलब वो देख लेगा टर्म में जो है वो मैचअप ना हो। अब मान के चलिए फिर से जिसने 50,000 लिया, जरूरी तो नहीं है कि ये पूरा का पूरा जो है वो एक ही दिन में यूज कर लेगा। 25,000 रुपया मान के चलिए वो बैंक में रखे हुए है। अब ये बैंक वाला फिर से इसको आगे लोन में दे सकता है, यानी कि दिख रहा है एक पैसा, ये एक ही पैसा है, ये सारा पैसा जो बार बार लोन के रूप में जा रहा था, ये सारा पैसा एक ही था। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है मनी मल्टीप्लायर इंपैक्ट, ठीक ना। यानी कि क्या है कि मनी जो है वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है, पैसा जो है वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है, गुना होता जा रहा है। इसी को कहा जाता है मनी मल्टीप्लायर इंपैक्ट। कि किसी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह बना रहता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कर्ज मिल रहा होता है। इसीलिए तो बोला जाता है ना कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इज मस्ट फॉर द इकोनॉमी, कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक क्या है कि वहां वित्तीय समावेशन हो। वित्तीय समावेशन का क्या मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकिंग प्रणाली से जुड़े हों। ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो कर सके कि एक आदमी का पैसा जो है वो कर्ज के रूप में किसी और को दिया जा सके। इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह रहेगा, तो अर्थव्यवस्था जो है उसमें उत्पादन बढ़ेगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर जनरेट होंगे और अर्थव्यवस्था का धीरे धीरे विकास होगा। ये बात समझ में आई? मुद्रा गुणक, गुणक किसको कहते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है मुद्रा गुणक का। यदि इसको फैक्चुअल रूप में यदि हम देखें तो इसे प्रेजेंट किया जाता है m equals to 1/r, ठीक है, m equals to 1/r। यहां पर r stands for रिजर्व रेशियो, पढ़ा चुका हूं मैं। 2 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके सोचिए दिमाग में कि रिजर्व रेशियोज कहां पढ़ाया था सर ने, कहीं तो पढ़ाया था रिजर्व रेशियोज। क्या है रिजर्व रेशियोज, ठीक ना, सोच लिया। रिजर्व रेशियोज क्या थे, रिजर्व रेशियोज हैं CRR और SLR। याद आया? मनी मार्केट जब पढ़ा रहा था तब बताया, नहीं मॉनेटरी पॉलिसीज जब पढ़ा रहा था तो उस टाइम मैंने आप लोगों को बताया था, तो CRR और SLR। और यहां पर M स्टैंड्स फॉर मनी मल्टीप्लायर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यदि रिजर्व रेशियोज में बढ़ोतरी होगी, यदि CRR SLR यदि बढ़ता चला जाएगा। आपको बता चुका हूं CRR क्या था, CRR एक बैंक के नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, यानी कि NDTL, एक बैंक के पास टोटल जितना भी पैसा है, चाहे वो डिमांड लाइबिलिटी के रूप में हो, चाहे वो सेविंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट में हो कि जब मांगूंगा तब तुम्हें देना होगा,
चाहे वो टर्म लाइबिलिटी के रूप में हो कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही मांगा जा सकता है, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट, एफडी या आरडी, दोनों में से, चारों में से किसी भी रूप में हो, उन सारे पैसों को जोड़ लीजिए, उसका ये वो प्रतिशत होता है जो एक बैंक को कंपलसरीली आरबीआई के पास जमा करना होता है। और ये पैसे, इस पैसे का ना तो आरबीआई किसी रूप में प्रयोग कर सकती है, ना बैंक को इस पर कोई ब्याज देगी। यानी कि सीआरआर के रूप में जो भी धनराशि होती है वो पूरी अर्थव्यवस्था से बाहर चली जाती है। याद आ रहा है कुछ कि सर ने कुछ ऐसा पढ़ाया था जब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा रहे थे तब। दूसरी तरफ एसएलआर क्या था? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात। हमने क्या देखा था इसमें? एसएलआर का मतलब था कि यह एक बैंक के नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का, एनडीटीएल का वो हिस्सा होता है जो एक बैंक अपने पास रखता है। ठीक ना? किन रूपों में? तीन रूपों में रखना होता है, या तो कैश के रूप में रख ले, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में रख ले, या गोल्ड के रूप में रख ले। तो यदि मान के चलिए ये अगर रिजर्व रेशियोज बढ़ते हैं, डिनोमिनेटर में है, हर में है, ये अंश होता है, ये हर होता है मैथ में, ठीक ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक ना। तो यदि डिनोमिनेटर बढ़ता है, यदि हर में वृद्धि होती है, तो क्या होता है? ये राशि अपने आप कम होती चली जाएगी। वैसे भी आप जरा सोच के देखिए ना कि यदि सीआरआर बढ़ गया, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो अर्थव्यवस्था से बाहर हो गया, तो वो मल्टीप्लाई कैसे होगा? मल्टीप्लाई होने के लिए तो पैसे को अर्थव्यवस्था में रहना आवश्यक है ना, तभी तो एक से दूसरे को लोन, दूसरे से तीसरे को लोन, तीसरे से चौथे को लोन, तभी तो ये मल्टीप्लिसिटी जो है वो चलती रहेगी। बात समझ में आया? तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि m इक्वल्स टू 1/r। और वैसे मैंने आपको बता दिया है कि मुद्रा गुणक का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक ना, कि मनी मल्टीप्लायर वास्तव में होता क्या है, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। यहां तक बात समझ में आ गई? तो जब यहां तक बात समझ में आ गई तो एक और चीज जो है वो इसी से संबंधित, वो जरा देखिए, वो क्या है कि आखिर लिक्विडिटी का कैलकुलेशन कैसे होता है। तरलता तरलता की गणना कैसे की जाती है, कि अर्थव्यवस्था में कितनी तरलता है, कितनी नहीं है, इसकी गणना कैसे की जाती है, ठीक ना। जरा समझिए आप, भारत में पैसों, तरलता, इन सब, ये सब किसकी जिम्मेदारी है? ये सारी जिम्मेदारी आरबीआई की है। सिमिलरली चाहे कोई भी देश की केंद्रीय बैंक हो ना, उसको पता होता है कि पूरी अर्थव्यवस्था में कितनी धनराशि जो है वो प्रचलन में है, कितनी मुद्रा का जो है वो प्रचलन है अर्थव्यवस्था में, इसकी पूरी जानकारी उस देश की केंद्रीय बैंक के पास होता है, ठीक ना। आरबीआई भारत की केंद्रीय बैंक है, तो तरलता के संदर्भ में आरबीआई के पास पूरी जानकारी होती है कि कितना पैसा है अर्थव्यवस्था में। लेकिन अर्थव्यवस्था में कौन सा पैसा कहां है, कितना पैसा कहां है, ये आरबीआई को नहीं पता चलता है, ठीक ना। तो इसके लिए क्या करती है, इसके लिए क्या करती है आरबीआई जो है वो अलग अलग तरीके अपनाती है, जिससे उसको ये पता चल जाए कि अर्थव्यवस्था में धनराशि कहां कहां कितनी अटकी हुई है। अब चूंकि सारे पैसे जो है वो तो आरबीआई ने ही चला रखे हैं ना, आपको पता होगा ये बात, मैंने बता रखा है, नोट छापना, नए नोट जारी करना, तो अर्थव्यवस्था में कहां कितना पैसा है टोटल, लिख देता हूं, अर्थव्यवस्था में कितनी धनराशि है इसका पता आरबीआई को होता है। इसका पता होता है आरबीआई को, इसकी जानकारी आरबीआई को होती है। लेकिन कहां है कितनी धनराशि, कहां कितनी धनराशि है, इसका पता नहीं होता। इसको पता करने के कुछ उपकरण हैं।
जरा देखते हैं कि ये उपकरण कौन से हैं। ये उपकरण कौन से हैं? सबसे पहले उपकरण को कहते हैं M0। M0 M0 का क्या मतलब होता है? M0 का मतलब होता है कि लोगों के पास जो करेंसी कॉइन्स वगैरह है ना, लोगों के पास जो करेंसी नोट और जो सिक्के हैं, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, करेंसी एवं सिक्के, ये सारे, और प्लस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो रिजर्व पड़ा हुआ है, आरबीआई के पास ठीक ना, यानी कि लोगों के पास जो करेंसी एवं सिक्के हैं और आरबीआई के पास जो अन्य भंडार है ना, उपस्थित जो पैसों का भंडार है, इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है M0। ठीक ना, M0 क्या है? लोगों के पास जितने भी पैसे हैं और आरबीआई के पास जितने पैसे हैं। ठीक ना, ये हो गया M0। यहां तक क्लियर है? अब जरा देखते हैं M1 क्या है। इसके बाद होता है M1। M1 का मतलब होता है M0 और प्लस बैंकों के पास मांग जमा। ठीक ना, यानी कि M0 में अपने आप आ गया लोगों के पास जितना पैसा है और आरबीआई के पास जितना पैसा है, और साथ साथ बैंकों के पास जितनी मांग जमा है। मांग जमा का मतलब मैं पहले आपको बता चुका हूं, डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है यानी कि बैंकों के पास पड़ा हुआ हमारा वो पैसा जिसे हम जब चाहे तब मांग सकते हैं। यानी कि क्या होता है? मांग का मतलब होता है कासा, मांग डिपॉजिट का मतलब ही होता है कासा। कासा का क्या मतलब है? करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, यानी कि करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो पैसा बैंकों के पास पड़ा होता है वो उसकी मांग जमा का हिस्सा कहलाता है, यानी कि उसके डिमांड डिपॉजिट का हिस्सा कहलाता है, यानी कि इसे जब चाहो तब मांगा जा सकता है। ठीक ना, तो M1 इक्वल्स टू होता है M0 प्लस बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट। ये पहली लाइन समझ में आ गई। दूसरा देखिए M2 क्या होता है? M2 होता है M0। ठीक ना, M2 होता है M1, M0 नहीं M1, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस के पास जो पैसा पड़ा हुआ है। पोस्ट ऑफिस के पास भी तो डिपॉजिट्स होते हैं, पोस्ट ऑफिस के पास डिमांड डिपॉजिट यानी कि मांग जमा। ठीक ना, वहां पर हम क्या बात कर रहे थे? वहां पर हम बात कर रहे थे क्या कि बैंकों के पास जो डिमांड डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट नहीं लिखिए, यहां पर लिख लीजिए आप सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस के पास जो सेविंग डिपॉजिट, यानी कि M2 का क्या मतलब हो गया? M2 का मतलब हो गया M1, और M1 का क्या मतलब था? M0 प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स, यानी कि ये सारी चीजें तो है ही इसमें। यानी कि M2 का मतलब हो गया कि हम लोगों के पास, हमारे आपके पास जितना भी नोट और जितने भी सिक्के पड़े हुए हैं वो, आरबीआई के पास जो रिजर्व है वो, इसके अलावा बैंकों के पास जो डिमांड डिपॉजिट के रूप में है यानी कि कासा के रूप में है, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के रूप में है वो, और चौथा क्या हो गया इसी के साथ साथ? चौथा इसी के साथ है कि जो पोस्ट ऑफिस के पास सेविंग डिपॉजिट के रूप में है, जितने भी बचत खाते खुले हुए हैं, केवल बचत खाते, करेंट अकाउंट नहीं। ठीक ना, तो बचत खाते जो खुले हुए हैं, जब हम इसको भी जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है M2। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना? ये हो गया M2। अब यदि हम बात करें M3 की, वेरी इंपॉर्टेंट, M3 स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको। M3
M3 का क्या मतलब होता है? M3 का मतलब होता है M1 प्लस टर्म डिपॉजिट्स, यानी कि बैंकों के पास सावधिक जमा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं M3। M1 प्लस बैंकों के पास जो सावधि जमा है, यानी कि टर्म डिपॉजिट जो बैंकों के पास है, इसे को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे M3। यानी कि अब जरा सोच के देखिए M3 में क्या क्या आ गया। M3 का मतलब हो गया M1। M1 का मतलब ही है अपने आप में M0 और प्लस बैंकों के पास, मैं बस इसका मतलब बता रहा हूं, इसका मतलब पीछे देख लीजिए, मैं बता चुका हूं कि M1 का मतलब क्या है? M0 प्लस बैंकों के पास मांग जमा और प्लस बैंकों के पास सावधि जमा। यानी कि अब जरा सोच के देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं M3 इक्वल्स टू M0 प्लस NDTL ऑफ बैंक्स। अरे ये दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन से निकाल रहे हैं M3। M3 का मतलब हम लिख सकते हैं M0। M0 मतलब क्या है कि सरकार क्या बोलते हैं, लोगों के पास जो पैसा और RBI के पास जो पैसा, और प्लस NDTL यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। इसका क्या मतलब हो गया कि सावधि जमा भी, जमा राशि जो बैंकों के पास है, और साथ साथ मांग जमा राशि जो बैंकों के पास है, डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट। जब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा कि बैंकों के पास टोटल डिपॉजिट कितना है। ये बात समझ में आई? बैंकों के पास टोटल डिपॉजिट कितना है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि M3 का सिंपल सा क्या मतलब है कि सरकार, RBI के पास जो पैसा है, आम लोगों के पास जो पैसा है, और साथ ही बैंकों के पास जो पैसा है। जब इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा M3। यहां तक बात समझ में आया? ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। अरे ये देखिए, ये दोनों इक्वेशन को बस मैंने जोड़ दिया है। M1 इक्वल्स टू है M0 प्लस बैंकों के पास मांग जमा, और यहां क्या है? M3 इक्वल्स टू है M1 प्लस बैंकों के पास सावधि जमा। तो यानी कि M0 प्लस बैंकों के पास मांग जमा और प्लस बैंकों के पास सावधि जमा, तो M0 प्लस NDTL ऑफ बैंक। बात समझ में आ गया? यहां ये है आपका M3। यदि हम M4 की बात करें, M4 इक्वल्स टू होता है M3। M3, अब M3 की जब हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि हमारे आपके पास जितने भी पैसे हैं, प्लस RBI के पास जितने पैसे हैं, प्लस बैंकों के पास जितने पैसे हैं, तो जब हम इन तीनों को जोड़ दे रहे हैं तो हमें क्या मिल जा रहा था? हमें मिल जा रहा था M3। जब हम M4 की बात करें तो M4 में क्या आ जाता है कि M3 प्लस पोस्ट ऑफिस के पास अन्य जिस भी प्रकार का जमा राशि, जिस भी प्रकार की जमा राशि है, जब हम इन सब को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा M4। हालांकि यहाँ पर कुछ चीजों को कंसीडर नहीं किया जाता है, जैसे कि एक्सेप्ट क्या क्या, जैसे कि आपने यदि कृषि विकास पत्र, कृषि विकास पत्र इसमें निवेश कर रखा हो, जैसे कि मान के चलिए आपने क्या कर रखा हो, आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इन सब में निवेश कर रखा हो, तो इन सब को इसमें कंसीडर नहीं किया जाता है। यहां तक बात समझ में आया? ये था हमारा M4। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम एक बार जल्दी जल्दी देखते हैं। M0 क्या है? M0 है हमारे पास, यानी कि लोगों के पास, प्लस RBI के पास, ये है M0। यदि हम M1 की बात करें, M1 क्या है?
M0 प्लस बैंकों के पास डिमांड, मांग जमा। M2 की बात करें तो M2 क्या है? M2 है M1 प्लस पोस्ट ऑफिस के पास सेविंग डिपॉजिट यानी कि बचत जमा। यदि हम M3 की बात करें तो M3 क्या है? M3 है M1 प्लस बैंकों के पास आवधिक जमा। सावधिक जमा, सावधि जमा, आवधि की जगह सावधि कर लीजिए। और यदि हम M4 की बात करें तो M4 क्या है? M4 है M3 प्लस पोस्ट ऑफिस के पास अन्य किसी भी तरह का डिपॉजिट, अन्य सभी जमा एक्सेप्ट, इसमें कुछ अपवाद है जैसे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, कृषि विकास पत्र, इन सब में जो निवेश किया गया है ना उसको इसमें से हटा दिया जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई? इसको जरा एक बार बढ़िया से देख लीजिए और ये आपको याद होना चाहिए, इन पर क्वेश्चन बनते हैं। अब जरा यहां पर समझिए, इसी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो मैं बताना चाह रहा हूं वो जरा समझ के देखिए। यानी कि आप जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है? सबसे ज्यादा लिक्विड कौन सा है? सबसे ज्यादा तरल कौन सा है? सबसे ज्यादा तरल है M0। तो यानी कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है? तरलता घटती है। यानी कि सबसे ज्यादा तरल इसको माना जाता है। अब जरा सोच के देखिए ना, M3 में है सावधि जमा, सावधि जमा कम तरल है ना, क्यों? क्योंकि आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही इसको निकाल सकते हैं, तो इसीलिए ये कम तरल है। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक ना? तो इसीलिए कहा जाता है कि जब हम इस लाइन में ऊपर से नीचे आते हैं तो तरलता घटती जाती है। यही कारण है क्या कि M0 को सर्वाधिक तरल कहा जाता है और M4 को जो है वो सबसे कम तरल कहा जाता है। ठीक ना? M0 को सर्वाधिक तरल कहा जाता है और M4 को सबसे कम तरल कहा जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक कि M0 को रिजर्व मनी भी कहा जाता है। M0 को रिजर्व मनी और प्लस रिजर्व मनी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि ये पैसा जो है वो या तो लोगों के पास है या आरबीआई के पास रिजर्व के रूप में है, तो इसीलिए M0 को रिजर्व कहा जाता है। M0 को एक और नाम से जाना जाता है, इसको हाई पावर्ड मनी भी कहा जाता है। इसको हाई पावर्ड मनी भी कहा जाता है। हाई पावर्ड मनी का यहाँ क्या मतलब है? हाई पावर्ड मनी का मतलब है कि इस पैसे का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। अब जरा सोच के देखिए, मेरे आपके हाथ में जो पैसा है उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इस पैसे से ही खरीद बिक्री होती है, मार्केट में ये पैसा है डायरेक्टली, तो इसीलिए इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसको हाई पावर्ड मनी भी कहा जाता है। यहां तक बात समझ में आई? तो M0 को रिजर्व मनी भी कहा जाता है और हाई पावर्ड मनी भी कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई? अब जरा यहाँ एक बात आप सोच के देखिए, खुद मुझे बताइए कि सबसे कम पैसा किसमें है? सबसे कम पैसा M0 में है। क्यों? क्योंकि जब हम M1 ले रहे हैं तो उसमें M0 तो ऑटोमेटिकली है और प्लस कुछ है। ऐसे ही हम देख रहे हैं क्या M4 में M3, यानी कि इन सबको तो समेटे ही हुए हैं और प्लस कुछ और है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम इसमें नीचे जा रहे हैं, इसमें नीचे जाने पर M0 से इसमें नीचे जाने पर पैसा बढ़ता है। अरे सिंपल सी बात है,
पिछला वाला तो अगले वाले में ऐड पहले से है और उसके अलावा कुछ और है उसमें, तो यानी कि हर नीचे वाला जो है वो उसके पिछले वाले से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो इसी कारण ये बोला जाता है कि ऊपर से नीचे आने पर इसमें पैसा बढ़ता है। इसीलिए M0 को क्या कहा जाता है? M0 को कहा जाता है नैरो मनी। क्यों? क्योंकि सबसे कम है ये, इनमें सबसे कम है। और M4 को कहा जाता है ब्रॉड मनी, ज्यादा। क्यों? क्योंकि इन सब में सबसे ज्यादा पैसा किसमें है? M4 में। तो इसीलिए M4 को ब्रॉड मनी कहा जाता है और M0 को नैरो मनी कहा जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई? M0 और M4 ये भी बात समझ में आ गई, ठीक ना? तो ये था हमारा मुद्रा बाजार। ये है हमारा क्या है? मुद्रा बाजार। इसी में आपको बताया ना, अगर आपसे उल्टा पूछ ले कि M4 से M0 जाने में क्या होता है, तरलता घटती है कि बढ़ती है, तो तरलता बढ़ती है। ऊपर से नीचे आने में तरलता घटती है, नीचे से ऊपर जाने में क्या होगा? तरलता बढ़ेगी, बढ़ती है। अरे सिंपल सी बात है, M4 कम तरल है, M0 सबसे ज्यादा तरल है। तो नीचे से जब ऊपर जा रहे हैं तो तरलता बढ़ रही है, जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? तरलता घट रही है। तो ध्यान रखिएगा तरलता का बढ़ना घटना। यहां तक बात समझ में आ गया? तो ये था हमारा क्या? ये था हमारा मनी मार्केट यानी कि मुद्रा बाजार चैप्टर। अब हम एक और नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम है कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार। ठीक है, कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी बाजार। इसी चैप्टर में आपको पूरा बताऊंगा शेयर मार्केट क्या होता है। बिल्कुल आप निश्चिंत होकर भरोसे के साथ सुनिए। आई हैव बीन पर्सनली इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट सिंस वेरी लॉन्ग टाइम। मैं खुद ही शेयर बाजार में एक बहुत लंबे समय से जो है वो निवेशक रहा हूं, तो मुझे पता है बारीकियों के बारे में, ठीक ना? मतलब एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपको बता सकता हूं, खाली किताबी ज्ञान ही नहीं है, ठीक ना? खुद भी मैं एक निवेशक रहा हूं, इतना तो आप लोगों को लग ही गया होगा कि हर जब चैप्टर में सर कुछ भी दिखाना चाहते हो तो तुरंत शेयर मार्केट खोल के उस कंपनी के बारे में बताते हैं। तो इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक डिस्क्लेमर जरूरी है। डिस्क्लेमर क्या है यहाँ पर? यहाँ पर शेयर मार्केट के बारे में जो भी मैं आपको सूचना दूंगा ना, जो भी आपको मैं ज्ञान दूंगा, ये आपको एक निवेशक बनाने की दृष्टि से नहीं है, ये बस केवल एक इस दृष्टि से है कि आपके एग्जाम में अगर शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप उस क्वेश्चन का आंसर कर पाइए, ठीक ना? क्यों? क्योंकि आपको पता है शेयर मार्केट जो है वो केवल एक ही फैक्टर पर डिपेंड नहीं कर रहा होता है, बहुत मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, ठीक ना? तो यहाँ क्लास के ज्ञान के आधार पर आप अपने रिस्क पर यदि चाहे तो शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। कल ऐसा नहीं कीजिए कि सर आपने बताया था और हमने निवेश किया, सर मेरा पैसा डूब गया, तो अब हमको फोन कर रहे हैं कि सर अब क्या करें। तो यहाँ पहले ही डिस्क्लेमर समझ लीजिए, यहाँ जो भी मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ वो बस एग्जाम को क्रैक करने की दृष्टि से है। वो आपके प्रश्न आए तो आप उन प्रश्नों का उत्तर कर पाए, आप अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को समझ पाए। मैं आपको शेयर मार्केट में निवेशक बनाने की दृष्टि से यहाँ कोई भी नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, ठीक ना? तो ठीक ना, वो डिस्क्लेमर आप लोग नहीं सुनते हैं कि शेयर बाजारों में निवेश जो है वो जोखिमों के अधीन है, कृपया निवेश से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़े, तो वो सब आप अपना कीजिएगा। यहाँ जो भी मैं ज्ञान दूंगा वो बस आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से दूंगा, एक सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से दूंगा। यहां तक क्लियर है? चलिए बात को बढ़ाते हैं। पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट क्या है? डिस्क्लेमर याद है ना? डिस्क्लेमर, निवेशक नहीं बना रहा हूं मैं, लिख देता हूं ताकि बाद में आप लोगों में से कोई पूछे तो उस टाइम मेरे पास प्रूफ रहे कि देखो बता दिया था। निवेशक नहीं बनाने वाला हूं मैं। हाँ, ये है कि इसके बेसिस पर अगर आपका नेचुरल इंटरेस्ट है निवेश में, यदि शेयर मार्केट में आपका इंटरेस्ट बन जाता है तो आप और पढ़िएगा और थोड़ा रिसर्च कीजिएगा और तब करके आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, केवल इस क्लास के दम पर नहीं करना है,
और अगर कर रहे हैं तो वो आपके अपने रिस्क पर है, फिर उसकी जवाबदेही मेरी नहीं बनती है, ठीक ना। तो कल आप ये नहीं मुझे आके बोलिएगा क्या कि सर आपने बताया था फलना शेयर, आपने उसकी बात बताई थी, मैंने ऐसे निवेश किया और वो ऐसा जो है वो कम हो गया या घट गया, तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा, ठीक ना। चलिए, तो मैं निवेशक यहाँ नहीं बनाना चाह रहा हूं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर, पूंजी बाजार, ठीक ना। अनलाइक मनी मार्केट, मुद्रा बाजार से भिन्न यहाँ पर जो होता है वो यहाँ पर पैसों का लेन देन जो होता है वो लंबी अवधि के लिए होता है। पैसों का लेन देन जो होता है ना, लंबी अवधि के लिए होता है। ठीक, यहां तक बात समझ में आ रही। हमने अभी देखा था ना कि जब हम मुद्रा बाजार की बात कर रहे थे तो वहां पैसों का लेन देन जो है वो शॉर्ट अवधि के लिए था, यानी कि 1 साल से कम के लिए था। यहाँ पैसों का लेन देन जो होता है वो जनरली सामान्यतः 365 दिन से अधिक के लिए होता है। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ठीक ना। तो यानी कि लंबी अवधि के लिए होता है। पहली बात तो ये समझिएगा। जैसे कि मुद्रा बाजार में कुछ भागीदार थे, सिमिलरली मनी मार्केट में, कैपिटल मार्केट में भी, पूंजी बाजार में भी कुछ भागीदार होते हैं। यदि हम पूंजी बाजार के भागीदारों की बात करें तो पूंजी बाजार में जो भागीदार होते हैं उनको कुछ उनको 5 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला भागीदार होती है कौन? आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की तरफ से। दूसरे भागीदार यहां भी होते हैं कौन? यहां दूसरे भागीदार होते हैं बैंक, लेकिन यहां पर आरआरबीज नहीं होते हैं, यहां पर अपवाद होते हैं आरआरबीज। आरआरबीज यानी कि रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अतिरिक्त। यानी कि आरआरबीज जो होंगे यहां नहीं होंगे, उसमें भागीदार थे, मुद्रा बाजार में वो भागीदार थे, लेकिन यहां पर पूंजी बाजार में वो भागीदार नहीं है। RRBs were the participant of money market, but they are not the participant of capital market. तीसरे भागीदार यहाँ कौन होंगे? वही ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, ये तीसरे भागीदार होंगे। चौथे भागीदार की यदि हम बात करें तो चौथे भागीदार यहां भी होंगे कौन सी? कंपनियां या औद्योगिक संस्थान, कंपनीज वगैरह। और पांचवें भागीदार होंगे आम निवेशक, मेरे आपके जैसे। ये हो जाएंगे पांचवें भागीदार। ये 5 जो है वो कौन है? इसमें भी भागीदार है। यहां तक बात समझ में आ रहा है, ठीक ना। अब जरा समझिएगा बात को। यहां पर जो ऋणों का लेन देन होता है ना, पैसों का लेन देन, ये 2 प्रारूपों में होता है। पहले प्रारूप को कहते हैं ऋण के रूप में, यानी कि कर्ज के रूप में। कर्ज के रूप में, कर्ज के रूप में जो भी लेन देन होता है वो भी फर्दर 2 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहली होती है जिनको हम कहते हैं सरकारी प्रतिभूतियां, सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में, और दूसरे को हम कहते हैं औद्योगिक प्रतिभूतियों के रूप में।
जरा बात को समझिएगा। सरकारी प्रतिभूतियां, बात को समझिएगा। सरकारी प्रतिभूतियों का क्या मतलब है? सरकारी प्रतिभूतियों का मतलब है कि फिर से यदि सरकार को पैसे की आवश्यकता है तो इसके लिए सरकार के लिए पैसा जुटाना किसकी जिम्मेदारी रही है? आरबीआई की जिम्मेदारी रही है। आरबीआई क्या करेगी? सरकार के लिए पैसा जुटाएगी। लेकिन यहाँ पैसा जो होगा वो दीर्घावधिक होगा। वहां क्या था? लघु अवधि का था, यानी कि यदि 1 साल के लिए पैसों की जरूरत है तो सरकार के लिए आरबीआई पैसा कैसे जुटाती थी? बिल के रूप में। लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है? दीर्घावधि की बात हो रही है, लंबी अवधि की बात हो रही है। तो जब दीर्घावधि की बात हो रही है तो सरकारी प्रतिभूतियां यहाँ पर किस रूप में होती हैं? यहाँ पर होती हैं बॉन्ड के रूप में। याद आया? कल की क्लास में मैंने बताया था कि यदि 1 साल से कम अवधि का है तो हम उसको क्या बोलते थे? हम उसको बोलते थे बिल। यदि 1 साल से ज्यादा अवधि का है तो हम उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड। बिल बॉन्ड दोनों क्लियर है? तो यहाँ पर सरकारी प्रतिभूतियां किस रूप में रहती हैं? बॉन्ड के रूप में। दूसरी तरफ यदि हम औद्योगिक प्रतिभूतियों की बात करें, औद्योगिक प्रतिभूतियों की बात करें तो औद्योगिक प्रतिभूतियां 2 रूप में हो सकती हैं। औद्योगिक प्रतिभूतियों का क्या मतलब है? यहाँ सिंपल सा मतलब है कि यदि उद्योग को पैसा चाहिए तो बट ऑब्वियस है कि बदले में वो कुछ ना कुछ तो प्रमाण के रूप में देगा ना। क्यों? क्योंकि मुद्रा बाजार की तरह यहाँ भी कुछ गिरवी नहीं रखा जाता है। यहाँ भी सारा लेन देन जो होता है वो साख के आधार पर होता है और मनी के सप्लाई के ऊपर होता है। ठीक ना? तो क्या कुछ बेंचमार्क होना चाहिए ना। जैसे कि बॉन्ड देते थे तो वो इस चीज का प्रमाण होता था कि मैं धारक को इतने समय के बाद इतना मूलधन और इतना इंटरेस्ट वापस करूंगा। तो सिमिलरली औद्योगिक प्रतिभूतियां जो होती हैं ये 2 तरह की होती हैं। सबसे पहला जिसको हम कहते हैं शेयर, और दूसरे को हम कहते हैं ऋण पत्र यानी कि डिवेंचर। शेयर एंड डिवेंचर। जरा बात को समझिएगा, बात को समझिएगा। मान के चलिए मैंने कोई बिजनेस सेटअप किया, मैंने कोई बिजनेस खड़ा किया और क्या है, मुझे उस बिजनेस में पैसों की आवश्यकता है। ठीक ना? तो मेरे पास क्या क्या विकल्प हो सकते हैं पैसा जुटाने के? मैं आपके पास आऊंगा और आके बोलूंगा कि मित्र मैं ये एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूं या मैं ये बिजनेस चला रहा हूं, मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। ठीक ना? तो मेरे पास 2 विकल्प हैं। पहला तो क्या होगा, मैं आपको ये बोलूंगा कि 1 लाख रुपया मुझे दे दो अभी, 1 लाख रुपया मुझे दे दो अभी, और मैं क्या करूंगा 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद मैं क्या करूंगा, इस पर तुमको 10% ब्याज के हिसाब से मैं दे दूंगा। यानी कि 1 साल 2 साल बाद मैं क्या करूंगा, तुमको 1,20,000 के आसपास दे दूंगा। ठीक ना? 1,21,000 टू बी मोर प्रिसाइज। क्यों? क्योंकि पहले साल में यदि 1,10,000 हो जाएगा ना, तो अगले साल 2 साल बाद मैं आपको 1,21,000 दे दूंगा। यहां दिख नहीं रहा होगा नीचे, इसलिए मैं ऊपर लिख देता हूं। पहला तरीका तो क्या है कि मैं आपसे कर्ज ले लूं कि आज 1 लाख दे दो, 2 साल बाद 10% के हिसाब से मैं 1,21,000 दे दूंगा। पहला तो तरीका ये है कि मैंने कर्ज ले लिया। अब देखिए, अब इसमें जो है, जो ऋण देने वाला है उसके ऊपर कोई टेंशन नहीं है, वो निश्चिंत है बिल्कुल। मुझे प्रॉफिट हो लॉस हो इससे उसे कोई लेना देना नहीं है। उसको 2 साल बाद जो है वो 1,21,000 रुपया जो है वो मिल जाना चाहिए। ठीक ना? मेरा बिजनेस चले, मेरा बिजनेस डूब जाए, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं उसके 1 लाख से चाहे 5 लाख कमा लूं इस 2 साल में, तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसको अपना उसका 1,21,000 चाहिए। मैं उसके 1 लाख को जो है वो डुबा के उसको 10,000 बना दूं, तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसको 1,21,000 चाहिए। ये तो हो गया पहला तरीका, जिसमें हम क्या करते हैं, हम कर्ज ले लेते हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कि हम उसको ये बोलते हैं कि ऐसा करो कि सुख दुख के साथी बन जा। सुख दुख का साथी बनने का ये मतलब नहीं है कि उसी से विवाह कर लेना है, विवाह की बात नहीं है। मतलब क्या है, आप उसको अपनी कंपनी का शेयर होल्डर बना दीजिए। बात समझ में आया?
मतलब क्या है? मतलब है कि आप उसको ये बोलेंगे कि देखो भाई ऐसा है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने में मैंने अभी तक 4 लाख रुपया लगाया है, 4 लाख रुपया लगाया है। ऐसा करो तुम 1 लाख रुपया और लगा दो और बदले में मैं क्या करूंगा, तुमको अपनी कंपनी के 15% शेयर दे दूंगा, यानी कि 15% शेयर दे दूंगा। बात ऑब्वियस है कि वो नेगोशिएट वगैरह करेगा और फिर क्या हो जाएगा, मान के चलिए यदि 15% पर ही फिक्स हो गया, तो इसका क्या मतलब है, यदि कोई कंपनी आपकी कंपनी का शेयर होल्डर, मतलब कोई मनुष्य या फिर कोई भी यदि आपकी कंपनी में वो शेयर होल्डर बन जाता है, इसका मतलब क्या है कि वो सुख दुख दोनों का साथी हो गया। ठीक ना, ये वो वाला नहीं है कि सुख के सब साथी दुख में ना कोई, वो वाला नहीं। तो वो सुख दुख दोनों का साथी हो गया। सुख दुख दोनों का साथी हो जाने का क्या मतलब है कि यदि मेरी कंपनी को लाभ होगा भविष्य में, तो जितना भी लाभ होगा ना, इसका 15% लाभ के रूप में इसको दे दूंगा मैं। यदि मेरी कंपनी को घाटा होता है तो घाटा भी दोनों का होगा, लाभ भी दोनों का होगा, घाटा भी दोनों का होगा। तो ये दोनों तरीके हो सकते हैं औद्योगिक प्रतिभूतियों के रूप में ऋण प्राप्त करने के। ठीक ना, क्या क्या है कि या तो आप ऋण पत्र के रूप में आप कर्ज प्राप्त कर लीजिए, लेकिन कर्ज वाले में टेंशन क्या है कि आप प्रॉफिट कमा भी सकते हैं, लॉस भी हो सकता है, लेकिन आपको उसको फिक्स्ड देना है, चाहे तो जितना प्रॉफिट कमा लीजिए आप, चाहे तो जितना लॉस कर लीजिए। ठीक है। दूसरा तरीका है क्या, आप शेयर हिस्सेदार बना देना, उसको भागीदारी दे देना, उसको हिस्सेदारी दे देना। ठीक ना, हिस्सेदारी देकर क्या करते हैं, आप उसको अपना सुख दुख का साथी बना लेते हैं, यानी कि यदि लाभ भी होगा तो तुमको भी मिलेगा, यदि नुकसान भी होगा तो तुम भी सकोगे। बात समझ में आ गया? तो ये है औद्योगिक प्रतिभूतियां जो दो रूप में होती है। यदि यहां पर हम सरकारी प्रतिभूतियों की बात करें जो बॉन्ड के रूप में होती है, यहां हम सरकारी प्रतिभूतियों की बात करें तो सरकारी प्रतिभूतियां यहां बॉन्ड के रूप में होती हैं। कुछ चीजें यहां पर जो क्लियर कर लीजिए वो क्या है, सबसे पहली बात तो ये बॉन्ड जारी तभी किए जाते हैं जब सरकार को अपना दीर्घकालिक व्यय पूरा करना हो। अल्पकालिक व्यय पूरा करना है तब तो उसके पास बिल है, यहाँ दीर्घकालिक व्यय यानी कि लंबी अवधि के लिए यदि पैसे की आवश्यकता है, दीर्घकालिक व्यय के लिए क्या होता है, बॉन्ड जारी होते हैं। इनकी अवधि, इनकी परिपक्वता अवधि 365 दिन से ज्यादा की होती है। परिपक्वता अवधि 365 दिन से ज्यादा की होती है। ये पॉइंट भी समझ में आया? ठीक ना, भारत में इनको क्या कहा जाता है था, इन प्रतिभूतियों को गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज भी कहते हैं। गिल्ट एज्ड, गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज भी कहते हैं। गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज इनको इसलिए कहते थे क्यों, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में इस तरह के जो बॉन्ड जारी होते थे ना, या फिर ब्रिटेन वगैरह में जो इस तरह के जो बॉन्ड जारी होते थे, इनके किनारे जो है होते थे ना, आपको बताया था ना पहले कागज के रूप में जारी होते थे, अब ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जारी होने लग गए। पहले जो है ये कागज के फॉर्म में जारी होते थे, तो इनके जो ये किनारे होते थे ना, ये चमकीले होते थे, सोने जैसे गोल्डन कलर के होते थे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता था, गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज। दिखाओ, ये देखिए, दिख रहा, क्या दिख रहा, इनके किनारे जो है ये स्वर्णिम है ना, इसीलिए इनको क्या कहा जाता था, इनको कहा जाता था गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज। ठीक ना, यहां तक बात समझ में आ गई? ये जो है वो कौन सी अवधि के होते थे, ये इनमें 365 दिन से ज्यादा के होते थे। गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज इन इंडिया दिखाता,
फिर पुराना वाला मिल जाए। तो देखिए इसी रूप में होते थे, ये दिख रहा इसके ऊपर क्लियर नहीं है, बहुत पुराना है इसीलिए क्लियर नहीं दिख रहा है। ये देखिए, इसको देखिए थोड़ा सा गौर से, दिख रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार का इस पे वो लगा हुआ है, जो कि अपने आप में जो है वो क्या करता है कि इसकी विश्वसनीयता को बढ़ाता है, ठीक ना। प्रीमियम प्राइस बॉन्ड 1963 में इसको जारी किया गया था। दिख रहा है क्या दिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हियर बाई प्रोमिसेस टू पे, ठीक ना, द अमाउंट ऑफ इंडियन रूपी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एनी एजेंसी देयर ऑफ, देख रहे हैं इस पर एक फेस वैल्यू है रूपी 110 ओनली, ठीक ना, यानी कि 110 रुपया का, ठीक ना, विद प्राइस नो अदर इंटरेस्ट विल बी, यानी कि 100 रुपया का ये बॉन्ड था जिस पर आरबीआई या फिर जो है ये सेंट्रल बैंक जो है वो प्लेज कर रही है क्या कि हम कितना देंगे 100 रुपी 110 ओनली, 110 रुपया जो है वो हम दे देंगे, ठीक ना। ये दिख रहा पूरा जो है वो प्रॉमिस वगैरह, और ये नीचे में देखिए गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसका सिग्नेचर है, ठीक है। तो यही मैं इतने देर से जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो यही है, इसी तरह से जो है वो बॉन्ड्स जारी किए जाते हैं, ठीक है ना। इस पर फेस वैल्यू है, इस पर कूपन रेट है, ये सारी चीजें। तो इनको क्या कहा जाता है, इनको आम बोलचाल की भाषा में गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ठीक ना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर वो आपको गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज भी लिख दे तब भी आपको पता होना चाहिए कि ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स की ही बात कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे बिल में हमने पढ़ा था कि बिल दो रूपों में जारी किए जा सकते थे, वैसे ही बॉन्ड के रूप में जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं ये भी दो रूपों में जारी कर सकते किए जा सकते हैं, बॉन्ड के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों को भी दो रूपों में जारी किया जा सकता है। दो रूपों में जारी किया जा सकता है। पहले क्या, पहले को कहा जाता है डेटेड सिक्योरिटीज, दिनांकित प्रतिभूतियां, पहले को क्या कहा जाता है, दिनांकित प्रतिभूति यानी कि डेटेड सिक्योरिटीज। मतलब क्या है, मतलब है ये सिंपल बॉन्ड होते हैं, सिंपल बॉन्ड के कागज के टुकड़े होते हैं जिस पर क्या होता है, एक फेस वैल्यू लिखा रहता है, एक कूपन रेट लिखा रहता है कि कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, और एक टाइम पीरियड लिखा रहता है कि इतने समय के बाद ये परिपक्व हो। जैसा कि अभी आपको जो एग्जांपल दिखाया था, इट वाज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, इट वाज एन एग्जांपल ऑफ डेटेड सिक्योरिटी। आज समझ में आया, दिनांकित प्रतिभूति। दूसरे जो इसके प्रकार होते हैं, दे आर नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, कूपन का मतलब अर्थशास्त्र में होता है ब्याज, ठीक ना। तो जीरो कूपन का बॉन्ड का क्या मतलब है, ऐसे बॉन्ड जिस पर इंटरेस्ट रेट जीरो हो, यानी कि जिस पर ब्याज की दर जो है वो क्या हो, वो शून्य हो। अब जरा आपको पटांग लग रहा होगा कि सर ऐसा कौन सा बॉन्ड है जिस पर ब्याज की दर शून्य होगी, और अगर सर ब्याज की दर शून्य होगी तो कोई क्यों निवेश करेगा। तो ये वही वाले हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म में हमने पढ़ा था ना ट्रेजरी बिल्स, यानी कि क्या है जो डिस्काउंट पर बेचे जाते थे, वैसे ही लॉन्ग टर्म में ऐसे बॉन्ड जो डिस्काउंट पर बेचे जाएं, ऐसी सरकारी प्रतिभूतियां
ऐसी सरकारी प्रतिभूतियां जो डिस्काउंट पर बेची जाती हैं, जो डिस्काउंट पर बेची जाए, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। उन्हें कहा जाता है जीरो कूपन बॉन्ड। यहां तक बात समझ में आ गया? ऐसी सरकारी प्रतिभूतियां जो डिस्काउंट पर बेची जाए उन्हीं को क्या कहा जाता है? जीरो कूपन बॉन्ड। तो जैसे कि ट्रेजरी बिल्स में हमने देखा था ना, क्या होता है, इन पर एक फेस वैल्यू लिखा होता है। जैसे कि मान के चलिए फेस वैल्यू लिखा हुआ है 100 रुपया, तो इनको आरबीआई कितने पे बेच देगी? 90 रुपया पर बेच देगी। और जब बाद में वापस करने की बात आएगी तो वापस करते वक्त 100 रुपया पूरा का पूरा दे देगी। तो यानी कि ये क्या हो गए? ये हो गए जीरो कूपन बॉन्ड। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक ना? तो इस तरह से क्या होता है, सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री होती है। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया ना? ठीक। पूंजी बाजार पर दोहरा नियंत्रण माना जाता है। जैसे कि हमने देखा था ना मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार पर केवल आरबीआई का नियंत्रण था। पूरा का पूरा मुद्रा बाजार जो है वो आरबीआई के नियंत्रण में आता था। लेकिन पूंजी बाजार पर दोहरा नियंत्रण देखने को मिलता है। दोहरा नियंत्रण किस रूप में देखने को मिलता है? यानी कि ये जो आरबीआई जो पैसा वैसा जुटाती है ना सरकार वगैरह के लिए, ठीक ना, तो प्रतिभूति बाजार पर, प्रतिभूति वगैरह पर, सरकारी प्रतिभूति वगैरह से संबंधित जो लेन देन होता है ये आरबीआई के कंट्रोल में आता है। लेकिन 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 जो शेयर वगैरह वाला जो सेक्टर है ना, ये सेबी के नियंत्रण में आता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। इसी कारण से बोला जाता है कि भारत में मुद्रा में पूंजी बाजार पर दोहरा नियंत्रण देखने को मिलता है। आधे पर जो है वो किसका नियंत्रण है? आरबीआई का। और आधे पर किसका नियंत्रण है? सेबी का। दोनों का नियंत्रण चलता है। ये बात भी समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई ना? अब जरा हम आते हैं इनकी तरफ, अब हम आते हैं बाकी मतलब औद्योगिक प्रतिभूतियों की तरफ आते हैं। औद्योगिक प्रतिभूतियां दो तरह की होती हैं, आपको पहले ही बता चुका हूं मैं। औद्योगिक प्रतिभूतियों में औद्योगिक प्रतिभूति में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं किसकी? हम बात करने जा रहे हैं शेयर की। ठीक है, शेयर्स की बात करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम डिवेंचर्स भी देखेंगे। ठीक है, भारत में शेयर मार्केट का मतलब क्या होता है या शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर का मतलब होता है एक कंपनी की हिस्सेदारी। ठीक ना, आपके पास यदि कंपनी का एक शेयर है तो इसका मतलब आप उतने भर के बराबर उस कंपनी में हिस्सेदार हैं। बात समझ में आ रहा? जैसे कि मान के चलिए मेरी कंपनी जो है, मैंने एक कंपनी बनाई जिसमें मैंने टोटल जो है वो आज तक कितना लगा रखा है? मान के चलिए 10 लाख रुपया लगा रखा है। 10 लाख रुपया लगा रखा है। अब मैं क्या कर रहा हूं? मान के चलिए मैं अपनी कंपनी के क्या कर रहा हूं? मैं अपनी कंपनी के 10,000 टुकड़े कर रहा हूं। 10,000 टुकड़े कर रहा हूं, यानी कि अपनी कंपनी की हिस्सेदारी को मैं 10,000 टुकड़ों में बांट रहा हूं। यानी कि क्या हो गया? मेरी कंपनी के एक शेयर का मतलब कितना हो गया? 10 रुपया। 10 रुपये वाले मैं 10,000 नहीं, 10 नहीं, 100। 10,000 में 100 होगा तभी तो 10 लाख होगा ना। हाँ, तो मान के चलिए मैं 100 रुपए के 10,000 टुकड़ों में बांट रहा हूं। अब जरा सोच के देखिए, जिसके पास मेरी कंपनी का एक शेयर है, एक शेयर, ठीक ना, 10,000 के मैंने 100 टुकड़े कर दिए। या फिर मान के चलिए 100 रुपए के मैंने 10,000 टुकड़े कर दिए। 100 रुपए के मैंने 10,000 टुकड़े कर दिए। 100 रुपए के मैंने 10,000 टुकड़े कर दिए। ठीक ना, अब मान के चलिए मेरे कंपनी के किसी के पास जो है वो कितने शेयर हैं?
वो मान के चलिए कितने शेयर हैं, वो है 100 रुपए के कर रखे हैं, तो 100 के 50 शेयर है मान के चलिए, तो 50 गुना 100 इक्वल्स टू कितना हो गया, अब 500 शेयर है मान के चलिए, तो 500 गुना 100 कितना हो गया, 500 गुना 100 हो गया 50,000, 500 गुना 100 कितना हो गया 50,000, ठीक ना। 10 लाख की मेरी कंपनी है, 5,000 रुपया इसी ने निवेश कर रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरी कंपनी के कुछ एक जितना इसने लगा रखा है इतने शेयर पर इसकी भागीदारी है, इतनी मतलब इतने पर इसका मालिकाना हक है, ठीक ना। तो शेयर मार्केट में क्या होता है कि यदि आपके पास किसी कंपनी के शेयर है, इसका मतलब क्या है कि आप उस कंपनी के उतने परसेंट के बराबर कितने हैं, मालिक हैं, ठीक ना। बट ऑब्वियस है क्या कि 1% ही बहुत ज्यादा होता है, तो हम लोग जो होते हैं वो पॉइंट में आते हैं, 0.05, 0.02, 0.001, 0.002, इस तरह से जो है वो हमारे पास हिस्सेदारी होती है। लेकिन हाँ, जितने भी शेयर हमारे पास हैं हम उतने हिस्सेदार हैं, उस कंपनी के उतने प्रतिशत के ही हम मालिक हैं। बात समझ में आया, ठीक ना। तो शेयर ये होता है, ठीक। शेयर का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि शेयर का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी कंपनी पर मालिकाना हक प्राप्त करना, ठीक ना। जिनके पास शेयर होता है उस कंपनी का, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं शेयर धारक, उनको क्या कहते हैं, शेयर धारक, ठीक। शेयर धारकों के पास क्या होता है, पैसा होता है, उसका मतलब उस कंपनी पर जो है वो उतनी हिस्सेदारी होती है। शेयर धारक को क्या होता है, लाभांश भी मिलता है। लाभांश क्या होता है कि मान के चलिए इस कंपनी ने लाभ कमाया, तो चूंकि मैं भी इसका मालिक हूं, तो इसके लाभ का एक अंश जितना मेरे पास शेयर है ना, वो अंश के रूप में मुझे मिलता है, विच इज नोन एज व्हाट, लाभांश। इसी को क्या कहते हैं, लाभांश। अब जरूरी नहीं है कि ये मिले ही, मान के चलिए सबने मिलकर डिसाइड किया क्या कि जो भी हमने प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट को हम बांटेंगे नहीं, उस प्रॉफिट से एक नया प्लांट लगाएंगे, तो सिंपल सी बात है उस साल मुझे लाभांश नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसके संदर्भ में जो भी डिसीजन मेकिंग होता है ना, जो भी निर्णय होता है, निर्णयन, इसमें मेरे से भी पूछा जाएगा, मेरे से भी पूछा जाएगा। यानी कि क्या है, ऑनलाइन मेरे पास भी लिंक आता है, जितने भी कंपनीज में मैं इन्वेस्टेड हूं ना, जब भी कभी उसकी बोर्ड मीटिंग होती है या सारे शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, तो मेरे पास भी मैसेज आता है कि आप भी आइए, इस मुद्दे पर आप भी वोट कीजिए, ठीक ना। जो भी डिसीजन होते हैं उस कंपनी के संदर्भ में, उन सब के बारे में हमारे पास भी सूचना आती है। तो जो भी शेयर होल्डर, सिंपल सी बात है, मैं भी उतना मालिक हूं ना, तो अगर मैं यदि किसी कंपनी में इन्वेस्टर है तो आप भी तो उतने प्रतिशत के मालिक हैं, उसके डिसीजन मेकिंग में आपकी भी तो भागीदारी होनी चाहिए। हालांकि आपके वोट का मूल्य भी बहुत कम होगा, क्यों, क्योंकि आपके पास शेयर्स कम है। यदि मान के चलिए भविष्य में आपका शेयर किसी कंपनी में बढ़कर 25%, 30%, 40% हो जाता है, तो फिर आपकी बातों की उतनी ज्यादा वैल्यू होगी। बात समझ में आ रहा। तो जितना आपके पास शेयर है उतना प्रतिशत ही लाभ का अंश आपको मिलेगा, और आपके वोट की वैल्यू भी उतनी ही प्रतिशत होगी, ठीक ना। ये बात भी समझ में आ गई, ठीक। तो इस तरह से जो होता है वो शेयर मार्केट में शेयर्स की खरीद बिक्री होती है, या फिर मतलब शेयर मार्केट ऐसे होता है, या शेयर का ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक ना। भारत में शेयर बाजार को नियंत्रित करना भारत में शेयर बाजार को नियंत्रित करना ये किसकी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है सेबी की। आरबीआई गलती से भी नहीं लिख दीजिएगा, सेबी। सेबी क्या है, सेबी का मतलब है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक ना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की है भारत में संस्थान, जो क्या करती है, पूरे शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है, नियंत्रित करती है। ठीक है, सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ठीक ना।
ये है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहां तक बात समझ में आ रही है, ठीक ना। इसका काम है क्या कि शेयर बाजार में किसी भी निवेशक के साथ कोई धोखाधड़ी ना कर दे, कोई कंपनी जो है वो गलत आंकड़ों के माध्यम से जो है वो कुछ गलत प्रैक्टिस ना करे। आपको पता ही है ना, जहां भी पैसा होता है वहां धोखाधड़ी अपने आप नॉर्मल होता है बात, ठीक ना। तो चूंकि पैसों का ही पूरा लेन देन है, यहाँ पर खेलबेल है, तो कंपनियां धोखाधड़ी ना करे, बाकी कोई एक निवेशक दूसरे निवेशकों को ठग ना ले। तो पूरे शेयर मार्केट में जो भी पैसों का लेन देन होता है, पूरा जो निवेश तंत्र जो है, इसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी किसकी है? सेबी की। यहां तक बात समझ में आया? इसका क्या काम है? शेयर मार्केट में भारतीय, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड, विनिमय बोर्ड, विनिमय बोर्ड, ठीक ना। सेबी का काम क्या है? सेबी का काम है कि ये पूरा शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है, नियंत्रित करती है। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी को भी रोकने का प्रयास करती है। इनफैक्ट यदि किसी कंपनी को अपने शेयर बेचने भी है तो उसको सेबी की अनुमति लेनी पड़ती है। कंपनी को यदि ओपन मार्केट में, यानी कि अपने आप को शेयर मार्केट में, ठीक ना, शेयर मार्केट में जो है वो, या फिर पूंजी बाजार में शेयर मतलब अपने शेयर जारी करके वो अगर कंपनी पैसा प्राप्त करना चाहती है तो उसको सेबी से अनुमति लेनी पड़ती है। कंपनी को पूंजी बाजार में शेयर बेचकर पैसा प्राप्त करने के लिए हेतु अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक ना। तो ये कुछ प्रमुख जो है वो सेबी के काम है, ठीक ना। भारत में सेबी की स्थापना जो है वो 1988 में ही हो गई थी, ठीक ना। भारत में सेबी की स्थापना जो है वो 1988 में हो गई थी। ये सारे पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1988 में हो गई थी। हालांकि भारत में कानून, सेबी को कानूनी दर्जा प्राप्त करने के लिए सेबी से रिलेटेड कानून ये कब बना है? ये 1992 में बना है। आप लोगों में से किसी ने देखा है स्कैम 1992? अरे उनका वाला कौन सा था? हर्षद मेहता पर जो बना हुआ था वेब सीरीज, उसमें देखा होगा आप लोगों ने। उसमें एक लाइन आता है क्या कि सेबी जो है वो तो टूथलेस टाइगर है, यानी कि बिना दांत का बाघ है। क्यों? क्योंकि 1992 से पहले वो एक संस्थान तो थी, लेकिन चूंकि इसके संदर्भ में कानून प्राप्त नहीं पास हुआ था तो इसीलिए उसके पास पावर कम था। अगर किसी संस्थान से संबंधित कानून पास हो जाता है ना तो उसमें शक्ति आ जाती है, कानून की पावर आ जाती है ना, कानून से बैक्ड है। तो इसीलिए 1988 में यद्यपि इसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन सेबी कानून जो है वो कब पास हुआ है? वो सेबी कानून पास हो गया है, पास हुआ है 1992 में। वर्तमान में सेबी का मुख्यालय जो है वो कहां है? सेबी का मुख्यालय, सेबी का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। दिल्ली ना लिख दीजिएगा, सेबी का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। ठीक, हेडक्वार्टर सेबी का मुंबई में है। वर्तमान में सेबी के हेड कौन है? सेबी के चेयरमैन, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है।
सेबी के चेयरपर्सन, सेबी प्रमुख का क्या नाम है? सेबी प्रमुख का नाम है माधवीपुरी बुच। पुरी बुच, माधवीपुरी बुच, ये भारत की वर्तमान में सेबी की हेड है। इनफैक्ट आपको बता दूं, ये भारत में सेबी की हेड बनने वाली पहली महिला है। इससे पहले आज तक कोई भी सेबी का हेड मतलब कोई भी महिला सेबी की हेड नहीं बनी। सेबी का हेड बनने वाली पहली महिला है। इतना ही नहीं, ये पहली प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई है या फिर प्राइवेट सेक्टर से आने वाली, निजी क्षेत्र से आने वाली या फिर निजी क्षेत्र से आने वाला व्यक्ति है जो सेबी का हेड बना है। जो इस पद पर पहुंचे। यानी कि इससे पहले जो भी बनते थे वो सारे सरकारी हुआ करते थे, सरकारी एम्प्लॉय, यानी कि आईएएस ऑफिसर, वही उन्हीं सबको क्या किया जाता था, प्रमोट करते करते नहीं होता है क्या कि प्रमोशन करते करते सेबी का हेड बना दिया गया, या कोई प्राइवेट मतलब सरकारी क्षेत्र से ही संबंधित। ये पहली व्यक्ति है जो निजी क्षेत्र से इस पायदान पर पहुंची है। तो माधवीपुरी बुच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने दो कारण भी बता दिए आपको कि क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये देखिए माधवीपुरी बुच जिसे मिलवाता हूं, देखिए अभी दिखा होगा इसी में, ये दिख रहा माधवीपुरी बुच, यही महिला है माधवीपुरी बुच। सेबी चेयरपर्सन दिख रहा, मिस माधवीपुरी बुच रिसीविंग द अवार्ड, है ना। तो यही है सेबी की चेयरमैन। सेबी चेयरमैन दिख रहा माधवीपुरी बुच, शी इज द चेयरमैन ऑफ सेबी प्रेजेंटली। यहां तक बात समझ में आया? ये याद कर लीजिएगा, माधवीपुरी बुच पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, ठीक ना। इससे पहले थे अजय त्यागी, अजय त्यागी इससे पहले चेयरमैन थे, वर्तमान में कौन है? माधवीपुरी बुच। यहां तक बात समझ में आ गया? अब जरा देखते हैं कि शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। व्हाट इज दिस स्टॉक एक्सचेंज? मान के चलिए क्या हुआ, मेरे पास किसी कंपनी के शेयर है, मान के चलिए रिलायंस कंपनी के शेयर है मेरे पास, ठीक ना। लेकिन क्या है कि मैं रिलायंस कंपनी के शेयर जो है वो बेचना चाह रहा हूं। मान के चलिए मुझे अब और भरोसा नहीं है क्या कि ये कंपनी अच्छा करने वाली है, या फिर मुझे इस कंपनी के मैनेजमेंट पर भरोसा नहीं है, कुछ भी किसी कारण से मुझे पैसों की अचानक से जरूरत पड़ गई है, मैं इस कंपनी के शेयर को बेचना चाह रहा हूं। तो इसके लिए क्या करना होगा, मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए ना जहां पर मैं अपने शेयर जो है वो किसी दूसरे निवेशक को बेच सकूं। तो वो प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से एक कंपनी के शेयर किसी दूसरे को बेचे जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है स्टॉक एक्सचेंज। उसको क्या कहा जाता है? स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि जब एक कंपनी के शेयर इच्छुक निवेशकों को जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने शेयर से बेचता है, उस प्लेटफॉर्म को कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। यानी कि ये क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है। जहां कंपनी के शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। इस प्लेटफॉर्म को क्या कहते हैं? ये क्या है? इस प्लेटफॉर्म को क्या कहते हैं? इसी प्लेटफॉर्म को कहा जाता है स्टॉक एक्सचेंज, ठीक ना। स्टॉक एक्सचेंज पर यदि मान के चलिए मुझे अगर कोई शेयर खरीदना है ना, मान के चलिए मुझे अडानी अडानी इंटरप्राइज के शेयर खरीदने हैं, तो मैं जाके अडानी से शेयर थोड़ी मांगूंगा। बात समझ में आ रहा? मैं गौतम अडानी जी से जाके थोड़ी शेयर मांगूंगा, मैं शेयर मार्केट में जाऊंगा, शेयर मार्केट में मैं अपना प्राइस डालूंगा क्या
कि मान के चलिए मैं इस रुपए में जो है वो इस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहता हूं, जो सेलर होगा वो अपना बेचना चाह रहा होगा, हम दोनों का प्राइस मैच कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसके पास से शेयर मेरे पास आ जाएगा। तो ये सब कुछ कौन से प्लेटफॉर्म पर हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है कहां पर, स्टॉक एक्सचेंज पर। ये सब कुछ जिस प्लेटफॉर्म पर होता है उसी को क्या कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से भविष्य में मान के चलिए मुझे फिर बेचना है तो मैं फिर इस प्लेटफॉर्म पर जाऊंगा, मैं अपना प्राइस बोलूंगा कि मैं इस प्राइस पर बेचना चाहता हूं, सामने से जो खरीदने वाले हैं वो सब अपना प्राइस डालेंगे, अगर हम दोनों का प्राइस मैच कर गया तो जो है वो बिक जाएगा, ठीक ना। तो यदि मैं अगर कोई शेयर खरीदना भी चाहता हूं तब भी मैं स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकता हूं, यदि मैं कोई शेयर बेचना भी चाहता हूं तब भी मैं क्या कर सकता हूं, स्टॉक एक्सचेंज पर उसे बेच सकता हूं। बात समझ में आया। तो यानी कि स्टॉक एक्सचेंज वो प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से शेयर्स की खरीद बिक्री सुनिश्चित होती है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि विश्व के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज की यदि हम बात करें तो वो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। NYSE, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ये विश्व की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक ना। सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज किस रूप में, आप यदि किसी भी रूप में देखें क्या कि सबसे ज्यादा कंपनीज यहां लिस्टेड आपको मिलेंगी, सबसे ज्यादा जो है वो पर डे जो है वो खरीद बिक्री यहीं पर होती है। तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। यदि हम सबसे पुराने NYSE सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, यदि हम विश्व के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो उसका नाम है एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज, ठीक ना। आपको पता होगा ना नीदरलैंड में एम्स्टर्डम, ठीक ना, नीदरलैंड में एम्स्टर्डम में एक क्षेत्र है, एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज विश्व का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक ना। इसकी स्थापना 1600 के आसपास हुई थी। एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना 1602 में हुई थी, 1602 में हुई थी। तो ये एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना 1602 में हुई थी। तो ये विश्व की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है, विश्व की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, लेकिन बाद में इसका दूसरे स्टॉक एक्सचेंज के साथ विलय कर दिया गया, जैसे कि 2000 में इसका विलय कर दिया गया ब्रुसेल्स, सन 2000 में इसका विलय कर दिया गया है बगल के ही दो देश हैं, बगल में ही बेल्जियम है जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है, और उसी के बगल में दूसरे साइड जो है वो फ्रांस है जिसकी राजधानी पेरिस है। तो इसका विलय कर दिया गया ब्रुसेल्स स्टॉक एक्सचेंज एवं इस स्टॉक एक्सचेंज में, इन तीनों को मिलाकर एक कर दिया गया, पेरिस स्टॉक एक्सचेंज। और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इसका नाम बदलकर कर दिया गया यूरोनेक्स्ट एम्स्टर्डम, ठीक ना। इसका नाम बदलकर कर दिया गया यूरोनेक्स्ट एम्स्टर्डम, यानी कि वर्तमान में इस स्टॉक एक्सचेंज का क्या नाम है, यूरोनेक्स्ट एम्स्टर्डम। ठीक ना। तो
विश्व में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज की यदि हम बात करें तो वह है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। यदि हम सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो वो था एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज व्हिच वाज लेटर मर्ज्ड विद ब्रुसेल्स स्टॉक एक्सचेंज एंड पेरिस स्टॉक एक्सचेंज टू फॉर्म अ न्यू स्टॉक एक्सचेंज नेम्ड एम्स्टर्डम यूरोनेक्स्ट एम्स्टर्डम। यहां तक बात समझ में आई। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं प्रमुख। भारत में स्टॉक एक्सचेंज, कई सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं लेकिन 2 प्रमुख हैं। जो 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है, एक का नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम एनएसई बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और दूसरे का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीएसई बोलते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो एनएसई एंड बीएसई, ठीक ना, ये 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं भारत के प्रमुख। लेकिन ऐसा नहीं है भारत में केवल यही 2 स्टॉक एक्सचेंज है। जैसे कि 2017 में भारत में इंडिया आईएनएक्स इसकी स्थापना की गई 2017 में, जो कि भारत का नवीनतम स्टॉक एक्सचेंज है, इंडिया आईएनएक्स, ठीक ना। तो ये भी अपने आप एक स्टॉक एक्सचेंज है। इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, इंटरनेशनल खरीद बिक्री को बढ़ावा देने के लिए इंडिया आईएनएक्स की स्थापना की गई है। ये भारत का नवीनतम एक स्टॉक एक्सचेंज है जिसकी स्थापना कहां की गई है? इसकी स्थापना की गई है गुजरात गिफ्ट सिटी में। गुजरात गिफ्ट सिटी में इसकी स्थापना की गई है। आपको पता है ना, गुजरात गिफ्ट सिटी, जब बजट पढ़ा रहा था तो उस टाइम मैंने बताया था कि गुजरात में जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह को बढ़ाने के लिए आईएफएससी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, आईएफएससी गिफ्ट सिटी की स्थापना की गई है। आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सिस्टम सर्विस सेंटर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स की स्थापना की गई है। सेंटर की स्थापना की गई है। इसी को क्या कहते हैं? गिफ्ट सिटी। गुजरात इंफोटेक फाइनेंशियल वो जो सेंटर्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इसको किया गया है, यहीं पर ये एस्टैब्लिश्ड है। तो वर्तमान में यदि हम बात करें तो भारत में एनएसई और बीएसई है, ठीक ना। एनएसई और बीएसई इन ये जो है ये प्रमुख जो है वो स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। यदि हम बात करें तो बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना 1875 में हो गई थी, ठीक है ना, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। वहीं एनएसई जो है वो भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। किसके बेसिस पर? डेली सबसे ज्यादा खरीद बिक्री के बेसिस पर। सबसे ज्यादा शेयर्स की खरीद बिक्री यदि किसी प्लेटफॉर्म पर होती है तो वो एनएसई पर होती है। तो यदि हम डेली खरीद बिक्री को बेसिस बनाए तो इसके बेसिस पर हमें क्या पता चलता है कि एनएसई जो है वो भारत की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है। यहां तक बात समझ में आया? सबसे पुरानी कौन सी है? बीएसई है, ठीक ना। तो कल हम लोग और पढ़ेंगे एनएसई और बीएसई के बारे में, ठीक ना। हम देखेंगे क्या कि सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, बुल्स क्या होते हैं, बियर्स क्या होते हैं, स्टैग्स क्या होते हैं, पिग्स क्या होते हैं, सब बताऊंगा, ठीक ना। बुल बियर केवल भालू और वो क्या बोलते हैं सांड नहीं होता है, कल पता चलेगा, ठीक ना। कल स्टैग बताऊंगा, हिरण किसको कहते हैं, कल पिग्स बताऊंगा, सुअर किसको कहते हैं शेयर मार्केट में, ठीक ना। तो सबके बारे में बताऊंगा कल। हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग क्लास कल की होने वाली है, बहुत ज्यादा आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलेगा। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास में हमने बहुत कुछ डिटेल में चर्चा किया है, ठीक ना, पूरा शेयर मार्केट और पूंजी बाजार के बारे में। ये चैप्टर्स जो है वो आपके पीटी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एक बार जो है वो घर जाके मतलब अभी क्लास के बाद जो है वो आप लोग एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आगे की क्लासेस नहीं समझ में आएंगी, ठीक ना। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं, बाकी कल मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।